गुड आफ्टरनून। बात हमारी थी एक संतुलन के बारे में, किस तरह से संतुलन आ सकता है आबादी में अगर हमारी कुल प्रजनन दर, इफ द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया बिकम्स 2.1, और हाल ही के आंकड़ों में ये आया है कि भारत की जो प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट हैज कम डाउन टू 2। बताना चाहता हूँ चीन की इस समय, चाइना की इस समय 1.2 चल रही है और वर्ल्ड की यहाँ पर 2.3 चल रही है। तो विश्व में अभी जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या पर हमने कुछ बातें की थी, आशा है कुछ आपको विचार भी मिले होंगे, उस पर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक मेरी टीम के पास एक प्रश्न आया था, जिस प्रश्न में किसी ने कहा कि सर मैं आपने कहा कि डेटा या आंकड़े अभी नहीं देखने हैं, तो मैं 2026 में दे रहा हूं परीक्षा, यानी मुझे सेंसस नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने जो बताया था, मैंने ये बताया था कि अब जो हम आपकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बार का सेंसस अभी तक नहीं हुआ और 2024 की परीक्षा आ गई है, इसका मतलब ये है कि अभी के ये डेटा इस अटेम्प्ट के लिए नहीं है, लेकिन जब भी नया सेंसस आएगा उसके कम से कम 2 से 3 साल तक सेंसस इंपॉर्टेंट रहेगा, उस पर बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो किसी ने कहा आवाज थोड़ी कम है, जल्दी से आवाज का बताएंगे, ऑडियो वीडियो ठीक है कि नहीं है? सर जी, मरुस्थल में रिवर बहती है तो वहाँ खादर और बांगर क्यों नहीं होता? पहली बात तो मरुस्थल में नदी जो है ऐसे बहुत ज्यादा नहीं बह रही है। भारत के मरुस्थलों में नदी जो है बहुत ही सीजनल बहती है, और सीजनल बहती है तो वो बाढ़ लाएगी तब तो जाके खादर बांगर होगा। खादर बांगर होता क्या? बाढ़ के मैदान। तो अगर मरुस्थल में बाढ़ आएगी तो वो भी हो जाएगा। तो ये तो सोचने की बात है ना, लॉजिक लगाएंगे बच्चे। बाढ़ के मैदान तो बाढ़ के बाद ही बनेंगे ना। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी लोगों को सबको ठीक है जिनको किसी भी कारण से जो भी हो रहा है ऑडियो का अपने इंस्ट्रूमेंट को वो करें। सर आधार कार्ड से भी सेंसस हो सकता है क्या? नहीं यादव जी, ऐसी बातें मत करें। कल बहुत समय बताया है कि सेंसस क्या होता है, कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया होती है। आधार कार्ड में तो आप एड्रेस ऐसे ही चेंज करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, तो आधार कार्ड नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि 2011 के सेंसस में सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की बात की थी। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है? तो जो भी सामान्य रूप से भारत में रहते हैं, रूटीनली जो भारत में रहते हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हैं चाहे नहीं है, उनकी जो है उनसे जुड़े जानकारी और आंकड़े इकट्ठे करके उनको एक रजिस्टर में सूचीबद्ध करना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? सर रिवर लिंक का प्रोजेक्ट नहीं पढ़ा है, तो अर्जुन लोधा जी पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से हमने रिवर लिंकिंग की जो संभावनाएं थी उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव पे बात कर ली है, और रही बात उसकी लिंकिंग होनी या नहीं होनी, बड़ा प्रयोग है, तो उसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो पिछली क्लास नहीं देखते और किसी भी चीज में अचानक आकर वो पूछ लेते हैं। जैसे कल किसी ने कहा सर कि हम लोग जो है ऊर्जा संसाधन करने वाले थे, वो भी नहीं हुआ है, तो हमने तो ऊर्जा संसाधन कर लिया। जब हमने खनिज संसाधन किया उसके बाद कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, यही हमारे ऊर्जा संसाधन है। और उससे पहले जब हम खनिज संसाधन कर रहे थे तो क्या हमने नाभिकीय यूरेनियम की भी बात कर ली थी? तो हो चुका है। हाँ, ऊर्जा क्षेत्र की जहां तक बात आती है, पावर सेक्टर, तो वो हम निश्चित रूप से करेंगे, वो आधारभूत में आ जाएगा, आधारभूत संरचना में आएगा। ठीक है, चलिए तो इसी पर बात करते हैं। अगर इसमें और कोई विषय है तो पूछें। तो टोटल फर्टिलिटी रेट की बात होगी, कुल प्रजनन दर की बात होगी। इसमें मैं कुछ और आंकड़े देना चाह रहा था, कुछ और जानकारी देना चाह रहा था। 2023 में जो हमारा एज कॉम्पोजिशन क्या है ये लिख लीजिए, ये आपकी मदद करेगा। ये हमारा सेंसस तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके अलावा भी जो अंतर्राष्ट्रीय सेंसस होते रहते हैं, जानकारी जो यूएनडीपी इकट्ठा करता है, यूएनएफपीए इकट्ठा करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र का जनसंख्या कोष है, उसके आधार पर है। जनसंख्या कोष है, उसके आधार पर यह है। तो एज कॉम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारा एज कॉम्पोजिशन चल रहा है 2023 में 0 से 14 अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 25% है। 25% है। 15 से 60 की जो हम बात करते हैं हमारा 68% है, और 60 के ऊपर 15 से 60, बल्कि 15 से 64 का आंकड़ा लिया इन्होंने, 15 से 64, और 65 के ऊपर जो भारत की आबादी वो केवल 7% है, वो केवल 7% है। ठीक है, विष्णु कह रहा है सर बिहार जनसंख्या को कैसे नियंत्रण करें? कल हमने इस पर बात कर ली बच्चों, इस पर और ज्यादा बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो जब पहले थोड़ी देर पहले माया पूछ रही थी कि खादर और बांगर क्यों नहीं बनता, अब ये पूछ रही हैं कि जब मरुस्थल में नदी बहती है वहाँ की जमीन उपजाऊ क्यों नहीं होती है। तो देखिए माया जी, जमीन की जो उपज की बात होती है, उपज जो है वहाँ के खनिजों से जुड़ी हुई होती है। मृदा में खनिज है या नहीं है, केवल मिट्टी होना या पानी होना से नहीं होगा। इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना कि सर पानी है तो कृषि क्यों नहीं हो रही। पानी होना चाहिए, पानी के साथ आपकी जो मृदा है, मृदा में भी पोषक तत्व होने चाहिए, तो तब जाकर होगा। तो रही बात अगर हम केवल मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल क्या है? मरुस्थल हमारा केवल अगर रेत है तो रेत अपने आप में मृदा नहीं होती, अभी मैं क्लास में बता चुका हूँ। रेतीली मृदा मतलब मृदा में सब चीजें होनी चाहिए। रेतीली मृदा अगर उसको सिंचाई मिले तो वो कृषि के लिए अच्छी होती है। अगर आप नहीं जानती माया जी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा और भारत के बारे में जानिए। हमारे राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर जाने की वजह से गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर खूब अच्छी कृषि होती है। इनफैक्ट इतनी ज्यादा सघन कृषि हुई है कि वहाँ परिस्थिति की समस्याएं आ गई। ठीक है, चलिए तो ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि जो है बहुत से छात्र जो है विषय से हटकर बात कर रहे हैं, तो इस पर वापस आते हैं। तो बच्चों ये जो है, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकसित और विकासशील देशों में, विकसित डेवलप्ड कंट्रीज में रिटायरमेंट की जो एज है बच्चों वो 65 है। ठीक है, और विकासशील देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में ये 60 वर्ष होती है। सर ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर भी देना चाहता हूं कि विकसित देशों में जीवन की प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो कहीं अधिक है। जब लोग ज्यादा लंबा जीते हैं और उनके पास अवसर होते हैं तो वहां रिटायरमेंट एज 65 हो जाती है। तो वहां पर आप देखेंगे, क्योंकि यूएन के आंकड़े हैं, तो इसको कार्यबल या वर्कफोर्स का नाम दिया जाता है, कार्यबल या वर्किंग एज पॉपुलेशन। लेकिन अगर आप विकासशील देशों की बात करेंगे, जब भारत का सेंसस होगा तो हम वहां पर क्या चीजें लेकर आएंगे? हम लेकर आएंगे 14 से लेकर 59 या 60 ईयर्स तक। ठीक है, तो अगर किसी किताब में आपको 15 से 64 मिला और किसी किताब में 14 से 59 मिला तो घबराइएगा नहीं, ये अलग अलग पैमाने हैं, इसलिए ये होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने देखा कि भारत के पास बहुत बड़ा आयु वर्ग है। इसको देखकर हम इसे जनांकिकीय लाभांश की स्थिति बताते हैं। जनांकिकीय लाभांश क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो ये छोटी सी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, एक छोटी सी चर्चा है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। लिमिटेड थिंग व्हिच आई वांट टू टॉक अबाउट हियर इज पॉपुलेशन इज
लार्ज पॉपुलेशन साइज गुड और बैड? बड़ी जनसंख्या अच्छी बात है या बुरी बात? ज्यादा जनसंख्या, अब भारत जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? सवाल ये हो रहा है, ठीक है। ये सर गंगानगर सबसे गर्म क्षेत्र होने के बावजूद भी जल की पहुंच से फार्मिंग में बहुत ज्यादा आगे है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो मैं वही कह रहा हूं, माया का जो प्रश्न था वो दिखाता है कि बहुत ज्यादा जान नहीं रही थी। तो थोड़ा सा बच्चे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगा। चलिए सर, अच्छी बात बट मैनेज करने आना चाहिए, तो सब लोग कह रहे हैं अच्छी बात या बुरी बात। तो मैं कुछ चीजें आप लोगों के पास आंकड़ों से लाना चाहता हूं, ठीक है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि बहुत सारी थ्योरीज बनी है, और कुछ लोग बायोलॉजिकल थ्योरीज में, कुछ ने कहा कि मौसम की वजह से बच्चे हो रहे हैं, तो वो सारी थ्योरीज अपनी जगह पर है। कुछ चीजें समझ के देखिएगा। अगर चाइना की आबादी घटने लगी तो क्या चाइना का मौसम बदल गया क्या? और चाइना में इतनी ज्यादा आबादी थी कि चाइना का मौसम तो भारत जैसा मौसम नहीं है। तो केवल मौसम एक कारक नहीं हो सकता, बहुत सारे और कारक हैं, तो हम इस पर ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूं बच्चों, थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं, साथ साथ में बनाते जाइए, देखते जाइए। मुझे पता है कि आपने सामाजिक शास्त्र में भी ये क्लासेस की हैं, इकोनॉमिक्स में भी की हैं, तो थोड़ा मेरे तरीके से इसको देखिएगा। तो सामान्यतः एक आबादी का अगर पिरामिड बनाया जाए, आबादी का अगर संख्या ली जाए तो वो इस तरह बनता है। तो बच्चों यहाँ पर पिरामिड में इस तरफ मैं आपको जनसंख्या पिरामिड सिखा रहा हूँ, इस तरफ महिला और इस तरफ पुरुष, मेल फीमेल, और यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉपुलेशन पिरामिड। हिंदी में भी लिख रहा हूँ, सभी लोग बनाएंगे जनसंख्या पिरामिड। इसमें बच्चों ये जो होता है ये 15 वर्ष का कट ऑफ मान लीजिए, और ये मान लीजिए 60 वर्ष का। तो सामान्यतः अगर किसी एक समूह की, किसी एक देश की आबादी देखी जाए तो जनरली नीचे चौड़ा होता है। नीचे मतलब बच्चे ज्यादा होते हैं। यहाँ पर बच्चे हो गए यंग डिपेंडेंट, और यहाँ पर कौन हो गए? वृद्ध हो गए, ठीक है। वृद्धावस्था वहां हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? इस तरफ फीमेल पॉपुलेशन है, इस तरफ मेल पॉपुलेशन है, और यहाँ पे क्या करते हैं? आयु वर्ग से गणना करते हैं। 0 से 0 हो गया, ये 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो कितने लड़के पैदा हुए वो ऐसे, यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो इस तरह से जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में इस तरह से एक आबादी को ऐसे चित्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो जब ऐसे गणना होती है, एक तरफ फीमेल पॉपुलेशन, एक तरफ मेल पॉपुलेशन, और आयु के हिसाब से लगाए जाते हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, उसी तरह से ये। तो सामान्यतः एक पॉपुलेशन का क्या बनता है? पिरामिड बनता है, ठीक है। तो ये सामान्य स्थिति होती है, ये बहुत ही सामान्य स्थिति होती है। इसको हम स्टेज 1 कहते हैं। किसका स्टेज 1 बच्चों? किसका स्टेज 1? ये जो मैंने आपको जनांकी की है, सिद्धांत मैंने आपको बताया था, ट्रांजिशन। तो स्टेज 1 में बच्चों किस तरह का पिरामिड होता है? ये इस तरह का पिरामिड होता है। जीवन की प्रत्याशा बहुत कम होती है, कुछ 40-45 साल तक लोग जीते हैं, बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं, बहुत सारे मर भी जाते हैं, तो बहुत लंबा जीवन नहीं जीते। ये हमारा स्टेज 1 का मैंने आपको पिरामिड बताया। ये क्यों बता रहा हूं बच्चों? इसलिए बता रहा हूं कि मेंस में भी काम आएगा और आपका विचार भी बनने में काम आएगा। तो यहाँ की जीवन की प्रत्याशा भी बहुत ज्यादा नहीं होती। अब जब हम स्टेज 2 में जाते हैं बच्चों, स्टेज 2 में और स्टेज 3 में जाते हैं, स्टेज 2 और स्टेज 3 ये जो चरण है बच्चों, ये ट्रांजिशन का है। ये ट्रांजिशन का चरण है। ट्रांजिशन मतलब जो संक्रमण बताया था, जहां पर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट होता है। तो कल जो लोग क्लास कर रहे थे उन्हें याद होगा कि इस समय में जनसंख्या विस्फोट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो पहला होता है, तो हम जो है, आपने देखा कि क्या कहते हैं, हम जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या में मृत्यु दर कम हो जाती है, लेकिन प्रजनन दर वही रहती है। तो नीचे से और चौड़ा हो जाता है, और ये और ऊंचा हो जाता है, नीचे से और चौड़ा होता है। तो नीचे वाला और वाइडर होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? बेबी बूम होगा। क्या होगा? बेबी बूम हो जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से पहले बच्चे बहुत सारे पैदा होंगे। और ये ऊंचा क्यों हो गया बच्चों? ऊंचा क्यों हो गया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, जीवन की प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। ये हुआ अर्ली स्टेज, जहां पर आपकी डेथ रेट जो है नीचे आने लगी, मृत्यु दर नीचे आ रही है, लेकिन अभी भी बर्थ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट ज्यादा है। अब क्या होगा बच्चों? कुछ 20-30 साल तक ये बच्चे जब बड़े होंगे तो ये वर्ग ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वर्ग ऊपर जाने लगेगा, और फिर प्रजनन दर भी कम आने लगेगी। यहाँ पर आपने स्टेज 2 में क्या देखा था? स्टेज 3 में अब डेथ रेट तो नीचे थी, बर्थ रेट भी नीचे आने लगेगी। और ये जो बच्चे थे, अगर मैं इनको कोई रंग दे दूं, अगर मैं इस क्षेत्र को अगर मैं ये रंग दे देता हूं, तो ये जो बहुत सारे बच्चे जो पैदा हुए थे, अब क्योंकि बर्थ रेट कम हो गया, तो बर्थ रेट तो कम हो जाएगा, प्रजनन दर, लेकिन ये जो बीच का जो हिस्सा था, ये ऐसे चौड़ा हो जाएगा, ये ऐसे चौड़ा हो जाएगा। तो सोनू कुमार सूर्या तब से लिख रहे हैं, प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड टेस्ट करवा दीजिए ना, प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड टेस्ट करवा दीजिए ना। तो भाई ये बताइए, ज्योग्राफी की क्लास है तो हम ज्योग्राफी पढ़ाएं, प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड टेस्ट करवा दें, क्योंकि वो तो हमारे टेस्ट जो है केजीएस में होने। तो जो मुझे अपना विषय करवाना है, अभी सारे के सारे शिक्षक अपना विषय छोड़ दें, प्रीलिम्स के एक्सपेक्टेड टेस्ट करा दें, और हो सकता है सोनू प्रीलिम्स भी ना दे, प्रीलिम्स से पहले इनके होश गोल हो जाए और ये ना दे, हो सकता है प्रीलिम्स पास भी ना करें। तो क्या प्रीलिम्स के बाद आप लोगों को बच्चों को लगता है कि ये जो कोर्स आपका खत्म होने वाला है, फिर क्या दोबारा से शुरू होगा? क्या आप दोबारा से एडमिशन लेंगे? सर प्रीलिम्स के टेस्ट करा दीजिए, प्रीलिम्स के टेस्ट करा दीजिए, हमारा करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, तो ये क्यों क्लास रोक रहे हैं? बार-बार वही चीज छाप रहा है। सीरीज चल रही है, ले लो भाई, प्रीलिम्स के टेस्ट करा दो, प्रीलिम्स के टेस्ट करा दो भाई। जनसंख्या है, इस पे प्रश्न आता है, मुख्य परीक्षा में प्रश्न आता है, हम भूगोल पढ़ाने हैं, सर टेस्ट करा दो, और कुछ समोसा चाय भिजवाना है वो बता दो, घर में जनसंख्या की कमी हो रही है वो बता दो, सारी सेवाएं उपलब्ध है, सारी सेवाएं मास्टर जी। चलिए वापस आते हैं, सॉरी आप लोगों का और हमारा भी 1 मिनट इन्होंने लिया, सोनू जी ने। सोनू का सच में पता नहीं प्रीलिम्स देगा नहीं देगा, मजा लेकर चला गया। चलिए, तो अब बात ये हुई, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये बीच में बल्ज समझ में आया या नहीं आया? चलिए बल्ज समझ में, भाई ये जो इतने सारे बच्चे पैदा हुए, ये बच्चे पैदा हुए जो यहाँ तक चौड़ा हो गया था, ये सारे बच्चे बड़े होंगे ना, अब बड़े होंगे तो ये 30 साल बाद ये इसमें आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे इसमें। अगर ये इसमें आ गए, तो ये वाला वर्ग बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये पिरामिड बीच में इसकी तोंद आ गई। क्या आ गया है? इस पिरामिड की तोंद आ गई, ये मोटू पिरामिड हो गया। और यहीं पे कहानी नहीं छूटेगी भाई। अब क्या होगा? अगर ये बच्चे, ये जो अब वर्किंग पॉपुलेशन में आ गए, 50 साल इनको दे दीजिए, तो क्या ये आप देख सकते हैं कि नीचे से छोटा हो जाएगा, लेकिन ये ऊपर बड़ा हो जाएगा, फिर ये सारे यहां पहुंच जाएंगे। चरण समझ में आया? स्टेज 4 सभी लोग मेरे साथ। यहां से शुरू हुए, यहां बेबी बूम हुआ,
बेबी बूमर बड़े हो गए, यहाँ पर आ गए और उसके बाद यहाँ पर आ गए। कितने लोगों को स्टेज 4 की समस्या दिखाई दी? स्टेज 4 की समस्या क्या है, जल्दी बता दीजिए। स्टेज 4 की समस्या क्या है और स्टेज 3 की समस्या क्या है? कौन बताएगा मुझे? 3 की समस्या बताएं, 3 के आगे लिखें और 4 के आगे लिखें। 3 और 4 जो कर गया मतलब वो समझ गया, जो कर गया वो समझ गया। फ्रेश कुमार इनका नाम है, फ्रेश कुमार, पता नहीं कैसे फ्रेश रखा इन्होंने अपना नाम। सवाल पूछो भारत किस कैटेगरी में? चाचा आप ही को बताना है, यही तो पहचान कौन खेल रहा हूं आप लोगों के साथ, पहचान कौन ही तो खेल रहा हूं। एक चाचा पूछ रहे हैं सर भारत कौन कैटेगरी में आता है, तो चाचा अगर क्लास किए हो तो तुम्हें बताना है, टेस्ट है वो जो सोनू चाचा पूछ रहे हैं सर, टेस्ट लीजिए तो जल्दी से बताइए। 1 2 3 और 4। 3 की समस्या क्या है? 3 की समस्या है युवा आबादी, युवा आबादी, ठीक है, युवा आबादी। और हमने क्या कहा, युवा आबादी में यंग पॉपुलेशन, वर्कफोर्स, कार्यबल, वर्कफोर्स, ठीक है। और यहां पे क्या समस्या है? यहां पे समस्या बच्चों वृद्ध आबादी, ओल्ड एज। तो भाई फ्रेश को तो छोड़ देते हैं, फ्रेश का नाम ही फ्रेश है। आप लोग बता दीजिए भारत किसमें है, भारत किसमें है? फ्रेश भैया पूछ रहे हैं सर बता दीजिए, तो जल्दी बताइए भारत किसमें है। तो सभी लोगों को पता है कि मेरी क्लास में आप लोगों की चैट सिर्फ इसलिए ऑन रखी जाती है ताकि आप यहीं पर देखकर अपने उत्तर भी दें, जायज बातें करें, बेकार की चीजें। तो भारत यहां पर है भाई, भारत की यहां पर है। और कौन वहां पर है? जापान यहां पर है, जर्मनी यहां पर है, यूरोप के कई देश यहां पर है। इन सब की समस्या क्या है? इनके यहाँ वृद्ध आबादी। सर ये वृद्ध आबादी में समस्या क्या है? अब हम वृद्ध आबादी, अब इन दोनों पहली दो को तो हम छोड़ देते हैं। पहली दो बच्चों, ये दोनों स्थिति कहां की है? AFRICA, अफ्रीका। अफ्रीका में बच्चों ये होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। बेबी बूम का मतलब समझिएगा, बेबी बूम का मतलब समझिएगा कि यहाँ पे अफ्रीका के पास चुनौती क्या है? बच्चों का ख्याल रखना है, बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा। क्या अफ्रीका के पास पैसे? अफ्रीका के पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है, तो दिक्कत है कि नहीं? दिक्कत है, ये अफ्रीका की समस्या। एक और समस्या इनकी है जीवन प्रत्याशा, ये लोग 40-45 में मर जाते हैं। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो जीवन प्रत्याशा है 45 में मर जाएगा, ये 45 में निपट जाएगा। अब यहाँ पर ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों को कैसे उनकी देखरेख की जाएगी? तो यहाँ पे चुनौती क्या है? यहाँ की जो सरकारी नीति बनाएंगी वो क्या बनाएंगी? बच्चों की बनाएंगी। अभी आपने सुना होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इजराइल और गाजा में, इजराइल ने बहुत बमबारी की, गाजा के जितने भी लोग थे वहां सबसे ज्यादा त्रासदी में बच्चे हैं, वहां सबसे ज्यादा त्रासदी में बच्चे हैं। ये बच्चे ना तो स्वस्थ हैं, ना इनको शिक्षा मिली है, और साथ ही साथ में बहुत सारे ट्रॉमा में भी। दैट्स अ बिग चैलेंज। तो यहाँ की समस्या बच्चे हैं। भारत की भी समस्या आज से 30 साल पहले बच्चे थे, लेकिन आज भारत की समस्या क्या है? युवा आबादी। सर आप इसे समस्या क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आपने जो कहा, मुझे इसे समस्या नहीं कहना चाहिए। मुझे क्या कहना चाहिए? मेरा टॉपिक है जनांकीय लाभांश। क्या भारत की बड़ी आबादी क्या भारत के लिए अवसर है या भारत के लिए समस्या है? इस पर चर्चा कर रहा हूं, और उसके लिए आपको ये पिरामिड बना के दिखाएं, पिरामिड बना के दिखाएं। कोई मौसम की थ्योरी नहीं है मेरे पास, कोई भी ऐसा नहीं है कि भैया ये गोली खा लो बच्चे पैदा हो रहे हैं, गोली ना खाओ तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो गोली मार दो जिनके बच्चे हो रहे हैं, वो सब कोई थ्योरी नहीं मेरे पास। हर एक देश इन चरणों से निकल रहा है। आज भारत इस चरण से निकल रहा है, तो मैं आप लोगों को एक परिभाषा देना चाहता हूं, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, प्लीज राइट द डेफिनेशन एवरीवन। डेमोग्राफिक डिविडेंड, अ स्टेज इन डेमोग्राफिक इवोल्यूशन ऑफ अ region's population where the working age population far exceeds the population of dependent से कहीं ज्यादा अधिक हो। तो इसको आप हिंदी में लिखना चाहते हैं जनांकीय लाभांश, ठीक है। किसी क्षेत्र की आबादी के विकास क्रम का वो चरण जब कार्यबल आबादी, वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो हमने यहाँ पे लिखा कार्यबल आबादी, वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 से 60, कार्यबल आबादी की संख्या, आश्रित वर्ग जिसमें बच्चे व वृद्ध आएंगे, बच्चे व वृद्ध जिसमें आश्रित वर्ग की आबादी की संख्या से कहीं अधिक, ठीक है। चाहे आपने ल लिख दिया, जलांकीय, तो ज न कर दीजिए, उसको स्पेलिंग को सही कर दीजिए, जलांकीय। तो एक विशाल पाटीदार है, ये पूछ रहे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दो, मुझे ऐड होना, मैंने उन्हें इस ग्रुप से डिलीट कर दिया है, अब वो यहाँ पर भी नहीं है। आप लोगों को मिल गया? तब तक मैंने कहा मुझे समय मिला लिखने के बाद एक दो यहाँ पर नॉन सीरियस का सफाई कर दिया जाए। अब इसको समझते भी हैं और लिखते भी हैं, ठीक है बच्चों। तो एक ऐसी स्थिति आई है भारत में कि भारत के ये जो युवा आबादी का जो वर्ग है, ये कहां पर है? ये उनसे कहीं ज्यादा हो गया। कौन सा? 15 से 60 की आबादी कहीं ज्यादा है। किससे? 0 से 14 प्लस 60 प्लस। जब भी किसी देश में ये स्थिति आएगी, तो उस देश के पास, उस क्षेत्र के पास एक अवसर मिलेगा। किस चीज का अवसर मिलेगा? उसके पास एक अवसर मिलेगा कि वो अपने इसका लाभ उठा ले। लाभांश मिलेगा। लाभांश क्या होता है? डिविडेंड। लाभांश, डिविडेंड मतलब लाभ मिलने की संभावना, ठीक है। तो वर्किंग एज के लोगों का अनुपात कुल जनसंख्या में सर्वाधिक हो जाए तो जनांकीय लाभांश होता है। तो लाभांश को समझिएगा, तो इसके बारे में कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूं बच्चों। पहली चीज ये एक समयबद्ध अवसर है। यह समयबद्ध अवसर है, इसको समझिएगा। टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब यह है कि ये जो आपके पास इतना बड़ा वर्ग आ गया है, प्रोडक्टिव वर्ग है, इसको अगर आपने यूज कर लिया, क्योंकि ये सब क्या होने वाले, आज से 40 साल बाद बच्चे कहां पहुंच जाएंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे, ये बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आश्रित हो जाएंगे, ये तब क्या हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। तो अगर आपने समय रहते इस अवसर को बुना लिया, तब आपके पास संभावना है लाभ की संभावना। ये गारंटी नहीं है बच्चों, किसी भी देश के लिए गारंटी नहीं है कि अगर ये आ गया तो उसका विकास हो जाएगा, लेकिन ये एक संभावना पैदा करती है कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या भारत के लिए संभावना है, तो इसको हम देखते हैं लाभ की संभावना, पॉजिटिव, और नेगेटिव भी देखेंगे। तो क्या भारत में जनांकीय लाभांश मिलेगा या नहीं मिलेगा? पॉजिटिव बताना चाहता हूं बच्चों। पॉजिटिव में यह है कि मुझे लगता है कि भारत में एक विशाल, विविध और प्रजातांत्रिक आबादी है। सबके पास अवसर है, विविधता है, सबके पास अपनी अपनी सृजनात्मकता है, ये सब के सब आगे जा सकते कि नहीं जा सकते? अच्छा, ये बता दूं आपको, विकसित विश्व कहां जा रहा है? बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। वहां बुढ़ापा आ रहा है। जब वो धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा है तो उनको क्या चाहिए होगा? उनको कार्यकुशल लोग चाहिए होंगे, डिमांड और स्किल्ड लेबर। इंग्लिश में भी लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे मैंने लिखा वास्ट, डाइवर्स, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक आबादी है। डिमांड फॉर स्किल लेबर कहां से आएगी? विकसित देशों से आएगी। कहां से आएगी बच्चों? विकसित देशों में आएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, एक विशाल व विकसित होता उपभोक्ता बाजार भी है। वी आर अ लार्ज डेवलपिंग कंज्यूमर मार्केट भी है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है, विकसित देश को इस आबादी की आवश्यकता पड़ने वाली है, और उसके बाद हम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा बाजार है। तो ये भी हमारे अर्थव्यवस्था में एक मौका देता है कि और ज्यादा चीजें सृजित होंगी, और जिसको भी अवसर मिलेगा वो इस अवसर का लाभ उठा सकता है। एक और चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारी ये स्थिति आ गई है तो भारत में निवेश आकर्षित करने की क्षमता अधिक है। वी कैन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, तो विदेशी निवेश भारत में आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज बता दूं, विनिर्माण क्षेत्र में चीन का स्थान भारत ले सकता है। तो जो बच्चे विनिर्माण नहीं जानते, मैन्युफैक्चरिंग में चीन का जो विकास हुआ बच्चों, चीन का जो विकास हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि चीन ने अपने जनांकीय लाभांश को इन सारी चीजों में यूज कर लिया, और चीन एकदम से विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया। ये सारी चीजें हमारे लिए भी काम करेंगी कि नहीं करेंगी? जल्दी से बताइए, करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। तो मुझे लगता है एक समयबद्ध अवसर है, इस लाभ की संभावना को हमें उठाना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, भारत इसमें कब घुसा है? 2010 से 2050, ये भी मैंने आपको बता दिया। चीन का ये खत्म हो गया, चीन बुढ़ापे की तरफ चला गया बच्चों। चीन कहां चला गया? चीन बुढ़ापे की तरफ चला गया। चीन का ये विंडो 2015-20 में खत्म हो गया है, अब चीन बुढ़ापे पे जा रहा है, भारत यहां पर है। ये सारी चीजें हमारे लिए काम करेंगी, लेकिन भाई कुछ गड़बड़ भी तो है। क्या हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वर्कफोर्स, ये कम है? जो हमारी आबादी है और इसमें जो कार्यबल है, क्या कार्यबल को नौकरी दे पाएंगे? अर्थव्यवस्था में वो क्षमता है कि इतने सारे लोग, युवा लोग, लड़के और लड़कियां आ गए हैं, क्या हमारी अर्थव्यवस्था में उतने रोजगार का सृजन हो रहा है? रोजगार सृजन की बात है, तो क्या कार्यबल के लिए उपयुक्त रोजगार है या नहीं है? पहला ये अर्थव्यवस्था को आप ये मान के चलिए, अर्थव्यवस्था केवल सरकारी अर्थव्यवस्था नहीं, इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स, इट इज आल्सो प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर क्या इतना रोजगार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? ठीक है, पहली चीज। नितिन कुमार कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो नितिन कुमार की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तभी होगा जब उसकी मांग होगी बेटा, जब उसकी मांग होगी। तो अर्थव्यवस्था में अगर आपके काम की मांग होगी, फिर चाहे आप खुद से स्वरोजगारी है, चाहे कहीं ऑफिस में जाते, मांग तो होनी चाहिए ना बच्चे। समझ में आ गया? खुद ही जाकर सुबह पकौड़े छाने और शाम को खाइए, पकौड़े छाने और खाइए, वो स्वरोजगार नहीं है। आपके पकौड़ों की मांग होनी चाहिए, तो ये समझ लीजिए। वरना फिर आप लिखोगे एंटरटेनमेंट में सुबह पकौड़े खाए, बनाए, शाम को खाए, फिर बोले अरे यार एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, आओ बच्चे बनाते हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। सर यही टॉपिक एनवायरमेंट में दोनों को रिलेट नहीं कर पाते हैं, यही टॉपिक आप कितनी आसानी से बता रहे हैं भाई। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप अपना काम अगर करेंगे, अगर आप इन चीजों को कर लेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। इसमें तो कोई बहुत रॉकेट साइंस है ही नहीं। अच्छा चलिए, अब मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और आप भी कुछ हद तक होंगे। ठीक है, आप भी कुछ हद तक होंगे। कार्यबल की कुशलता, कार्यबल, द स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। क्या आपको लगता है कि हमारा कार्यबल, जो हमारे युवा हैं, टिकटॉक के वीडियो बनाकर आपको लगता है एम्प्लॉयबिलिटी है? क्या हमारे सच में शिक्षण व्यवस्था में, एजुकेशन में, क्या हमारे टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दो, बाकी सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो और ग्रेजुएशन कॉलेज ले लो, क्या वो नौकरी देते हैं कि नहीं देते? नितिन कुमार ने बड़े मजे से लिखा स्किल इंडिया प्रोग्राम, पता करके देख लो। स्किल सेंटर में चले जाइए आप, स्किल इंडिया प्रोग्राम चला ही नहीं।
स्किल इंडिया प्रोग्राम चला ही नहीं और उसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया कि स्किल सेंटर खोल लिया, सरकार से अनुदान ले लिया और उसमें फर्जी एंट्री दिखाकर सेंटर खोल लिया और काम खत्म। वो सरकार ने जाके पकड़े इन लोगों को, बहुत से लोगों ने खूब ऐसा छापा है। सरकार से बोला हम प्रशिक्षण देंगे, स्किल इंडिया सेंटर खोल दिया, बोला मोबाइल रिपेयरिंग सिखाएंगे। जब सरकार ने ऑडिट किया, सरकार ने कहा नौकरी कितनों की लगी, तो भाई किसी की नौकरी नहीं लगी थी, सबने वही वाला हल्का वाला लिखा, सब अपनी अपनी दुकान खोले बैठे। सोच के देखिए कार्यबल की कुशलता। मुझे एक बात बताइए, कुशलता में मैं स्वास्थ्य भी लाना चाहता हूँ, क्या वो हेल्दी है? क्या इनके पास हेल्थ है? और हेल्थ शारीरिक ही नहीं होती, मानसिक भी होती है। अगर ये बच्चे, अगर ये युवा आपस में एक दूसरे से धर्म पे, जाति पे, आर्थिक स्थिति पे एक दूसरे को ऊंचा या नीचा देखते हो, तो क्या आपको मानसिक हेल्थ ठीक लगती है? क्या आपको ठीक लगती है? तो हेल्थ का देख लीजिए, कितने लोग हेल्थ में, और आप खुद देख लीजिए, आपने फेसबुक भी रखा होगा, व्हाट्सएप भी रखा होगा, सब कुछ रखा होगा। सबसे ज्यादा रील किसकी आ रही है? सड़कों पे खाना बनाने की आ रही है कि नहीं? ये देखिए दुनिया का सबसे बढ़िया अंडा बना रहा है, यहाँ बने छोले भटूरे। वो कोई नौकरी नहीं कर रहा है, वो कैमरा लेकर जा रहा है और वो बता रहा है इसके छोले भटूरे। दिल्ली की हर गली, हर नुक्कड़ के छोले भटूरे आ चुके हैं। सब कोई फेसबुकर और यूट्यूबर और टिकटॉकर बन रहा है। आपको लगता है ये कुशलता है? आपको लगता है जब तक ये प्रशिक्षित नहीं है, जब तक ये जॉब नहीं करना है, सबको ये पता है कि कुछ कर लो। और आपने देखा होगा कुछ लोगों ने तो बहुत कुछ अभद्र, बहुत गलत चीजें करके भी अपने यूट्यूब और वो सब चलाए हुए कि भाई अपना नौकरी निकल जाए। तो सोच के देखिए कार्यबल की कुशलता। आप लोग अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले, क्या आपके पास जॉब्स हैं? और एक बात बताइए, इंजीनियरिंग कॉलेज से आप निकले, आप भी बहुत ज्यादा तैयार नहीं, आपको इंजीनियरिंग आती है, आप तो किसी तरह जिंदा बचे भाई। और मैंने तो ये भी देखा, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर आजकल लड़के बाबा बन रहे हैं। एक दो बाबा आपके दिमाग में आ भी होंगे, आईआईटी वाले बाबा है, आईआईटी वाले बाबा। क्या दिक्कत है? सब गैरी मिनाटी बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते? अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, इधर उधर चिचोड़े काम करेंगे और हो जाएगा। गाने आप देख लीजिए, कितने बढ़िया गाने बन रहे हैं, और हर एक हिंदी भाषा हो, तमिल भाषा हो, भोजपुरी भाषा हो, उसी से हम सोच रहे हैं कि इससे देश आगे चला जाएगा। भाई चाइना को रिप्लेस करना था, आपको लगता है चाइना टिकटॉक बना रहा था? आपको लगता है चाइना टिकटॉक बना रहा था? हमारे नेता अभिनेता जुबा केसरी का ऐड दे रहे हैं। मैंने देखा अभी क्रिकेट में भी हमारे क्रिकेटर जो है सब के सब इलायची खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं खा रहे? बहुत सुंदर भाई। तो बड़े लोगों का क्लेम क्या है? मैं अगर बिल्डर हूं तो मैं आईआईटी आईएम का बिल्डर हूं। शादी करवा रहे हैं, शादी वाले जो है वो आईआईटी आईएम के बाबा बन गए। मैंने आईआईटी में बहुत पढ़ा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं सच्चाई क्या है आईआईटी की। अरे भाई चाचा, नौकरी काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और मैं फिर से आपको बता रहा हूं, नौकरी में आज भी हम किसमें फंसे हुए? पदों में फंसे हुए। हमें आईएएस ही बनना है, हमें डॉक्टर ही बनना है, हमें इंजीनियर ही बनना है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपके लिए बनाया ये जापान में, ब्रिटेन में नर्स, जो भारत में कोई नहीं बनना चाहेगा कि नर्स नहीं डॉक्टर बनना है। नर्स की सैलरी 3 से 4 लाख रुपए महीना है। दुबई में इंजीनियर नहीं, वेल्डिंग करने वाले मैकेनिक की सैलरी 3 से 4 लाख रुपए महीना है। अच्छे मैकेनिक कौन बनता है यार? हम क्यों मैकेनिक बनेंगे? हम तो डॉक्टर ही बनेंगे। तो ड्रीम 11 पे पैसे लगा रहे, लगाओ, सबके सब लगा रहे, तो सब छपरी बनने बिल्कुल बन गए। और मैंने कहा ना, ये अगर सब छपरी बन गए, ये अगर सब मिलके सब टिकटॉक बन गए, तो भाई बुढ़ापे में आप समझिए ये ऊपर जाने वाला है। ये कितना बड़ा समस्या हो जाएगी। आपको बता रहा हूँ, नॉर्वे, स्वीडन बूढ़े लोगों के लिए पूरा देखभाल है, और बूढ़े लोगों को यहाँ पे कहा जाता है अपना टैक्स भरो, ताकि हम बुढ़ापे में आपका ख्याल रखें। ये बिल्कुल ख्याल रखेंगे। लेकिन ना तो हम देश की अर्थव्यवस्था में टैक्स देकर, जब हम काम ही नहीं कर रहे, तो ना तो हम देश की अर्थव्यवस्था में कोई योगदान कर रहे हैं। हम सिर्फ रैली में चले जाते हैं कि रैली में फ्री में खिलाया भी जाएगा, पिलाया भी जाएगा, और एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के फिर अगली रैली दूसरी में चले जाते हैं। आपको लगता है जुबा केसरी जो आगे बढ़ने वाला है? आपको लगता है कि यहाँ खान सर ने एक आंदोलन किया कि भाई कम से कम पैसे में उच्चतम शिक्षा मिलेगी? अरे कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। चाचा इस ग्रुप में तो कर लो, है या नहीं? तो सोच के देखिएगा कि कार्यबल की कुशलता है। आर दे एम्प्लॉयबल और नॉट? क्या यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, कितने बच्चों ने, यहाँ मुझे सुन रहे इंजीनियर भी होंगे, कितने बच्चों ने देखा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, उद्योग में जो मांग है, उसका कुछ लेना देना नहीं, और फर्जी सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं। करेंगे नहीं? सर यूट्यूब पर सब्सक्राइब, हमने देखा हर कोई स्क्रीन लेता है, एनसीईआरटी पर देता है। एनसीईआरटी भूगोल हर शिक्षक और शिक्षिका का मिल जाएगा आपको, हर शिक्षक और शिक्षिका का मिल जाएगा। एक मैंने देखा, एक शिक्षिका पढ़ा रही थी, बोली देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रही थी, वो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी। बोली तुमने फुचका गोलगप्पा तो खाया होगा, गोलगप्पा खाया ना, तो गोलगप्पे का जो ऊपर का वो होता है हमारी पटपटी, और अंदर जो खट्टा मीठा पानी डालते हो वो होता है मेंटल, और अंदर जो आलू तैरता है वो होता है कोर। वो बढ़िया बता रही थी। मुझे लगा थोड़ी देर मजाक करेंगे, अब तो सही बता देंगे। उन्होंने खत्म कर दिया उस पर। अरे मैडम, अंदर पानी नहीं तैर रहा पुचके का, खट्टा मीठा पानी नहीं है, वो मेंटल है। मेंटल में सम्मेलन होता है, सम्मेलन धाराएं होती है। बट एनसीईआरटी के बच्चे मजा आया कि नहीं गोलगप्पा? और मैडम आपने तो एकदम बदल दिया मेरा जीवन। मैं तो कभी पृथ्वी को गोलगप्पा दिखाई नहीं था, अब तो मैं समझ गया, मैं खा गया। ये कल को नौकरी करने जाएगा तो क्या करेगा? गोलगप्पा करेगा कि नहीं करेगा? शिक्षक कितने आंदोलित होकर पढ़ा रहे हैं भाई। शिक्षक तो ड्यूटी निभा रहा है। शिक्षक अरे भाई पहुंच गए कॉलेज में, स्कूल में पहुंच गए, यही बड़ा एहसान। और यहाँ हम आंदोलित है कि बच्चों से कुछ निकाला जाए ना। मुझे याद है मेरे एक शिक्षक हुआ करते थे, मैं उनका बटन ढूंढा करता था, तो क्लास में ऐसे आते थे, 2 घंटे बोल रहे हैं, कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति ऐसे चलेगा। और जैसे ही 12 के बाद 2 बजेंगे, बटन बंद, घूम के चला जाएगा। मुझे कुछ याद नहीं चाचा क्या पढ़ा रहे थे, मुझे कुछ भी याद नहीं चाचा क्या पढ़ा रहे थे, क्यों पढ़ा रहे थे। बड़े बुरे से व्यक्ति थे, पूरे आदर के साथ, चाचा की क्लास में कभी बैठना हो बैठ लो, करना हो जो करना कर लो, जल्दी यार। तो बात ये आती है कि आप कितने ज्यादा कुशल हैं, तब जाकर ये निकलेगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बच्चों अगर लाभांश है, ये लाभांश अभिशाप बन जाएगा अगर हमने ये काम नहीं किए। इसका लाभ उठाना ही, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वाक्य सुनिएगा। मेरी प्रार्थना है, ध्यान दीजिएगा, मेरी प्रार्थना है कि भारत बूढ़ा होने से पहले विकसित हो जाए। मेरी प्रार्थना को सुनिएगा, मेरी प्रार्थना है कि भारत बूढ़ा होने से पहले, बूढ़ा तो हो रहा है, बूढ़ा होने से पहले विकसित हो जाए। क्योंकि अगर बूढ़ा होने से पहले विकसित नहीं हुआ, काफी विकराल समस्या आएंगी इन बुढ़ापे में, क्योंकि इन्होंने अपने युवा काल में अपने लिए कुछ नहीं बचाया, कुछ अर्जित नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, फिर से दोहरा रहा हूं, मेरी एक ही प्रार्थना है अपने देश के लिए कि भारत बूढ़ा होने से पहले, अभी युवा है, बूढ़ा होने से पहले विकसित हो जाए। विकसित हो जाए का मतलब सब लोगों के पास एक बार अवसर जरूर मिले कि जो उनकी क्षमता है उसके हिसाब से, एज पर देयर एबिलिटी, दे गेट देयर एम्प्लॉयमेंट, दे आर एबल टू अर्न समथिंग, सेव समथिंग, कमाएं भी और बचाएं भी। क्योंकि अगर इसी तरह चले गए तो जो आप सुनते हैं ना, वृद्धाश्रम में बच्चों को छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, भाई नीचे के लोग इनका वजन नहीं देख पाएंगे। जापान बूढ़ा हो गया, जर्मनी बूढ़ा हो गया, सबके पास इतना पैसा है कि 4-4 आदमी रख लेंगे, 4-4 आदमी रख लेंगे। सोच के देखिएगा।
तो कोई कह रहा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, कौन बताएगा भारत अभी भी विकासशील में आता है? क्या आपको नहीं पता कि भारत में गरीबी है? एनआरआई जो आते हैं ना, एनआरआई जो पूछते हैं सर क्या भारत अभी पूरा विकसित नहीं है, ना तो इन्होंने विश्व देखा है, और ऐसा सवाल पूछ लेते कि मास्टर जी एकदम सोचते हैं भैया ये बंटाधार होने ही वाला है। ये वही लोग हैं जो पीडीएफ कलेक्ट कर रहे हैं बस, इन्हें कोई सवाल नहीं आया, इन्हें कोई और सवाल नहीं आया। मुझसे सवाल पूछे सर मौसम से तो बच्चे पैदा होते हैं, अरे भैया इसी मौसम में हम बच्चों को रोक के दिखाएंगे। हमने कहा कि चाइना के क्या मौसम बदल गया क्या? चाइना की आबादी नीचे आने लगी कि नहीं? जापान की आबादी नीचे आने लगी कि नहीं? चाइना तो भारत वाला मौसम नहीं है ना बच्चों, अक्षांशीय रूप से तो चाइना तो ऊपर है ना, चाइना तो ऊपर है, चाइना की आबादी कैसे नीचे आ गई? सर मौसम, और जब मौसम पढ़ रहे थे तब ना सवाल आया दिमाग में, हमारे साथ सारे सवाल आ जाते हैं, सारे छपरी सवाल अपनी क्लास में उठा के देता है कि सर क्या भारत अभी विकसित नहीं है? हाँ नहीं है, तुम शायद व्हाट्सएप पे चल रहे, वोट दे देना तुम, बाकी सब संभाल लिया जाएगा। ऐसी अगर जनसंख्या हो तो आपको लगता है प्रजातांत्रिक समझदार व्यवस्था है? बड़ी खतरनाक व्यवस्था है भाई, ये चलते फिरते बम है, ये चलते फिरते बम है भाई। इनको यही नहीं पता कि भारत विकसित है विकासशील नहीं। सर मुझे तो लगा कि अब तो आ गए, अब तो हम दुनिया पे राज कर। हाँ सस्ते वाला लोग है तो ऐसे ही चढ़ता है वो, फिर जब उतरता है तो दर्द बहुत होता है भाई। महंगे वाला चढ़ता भी धीरे, उतरता भी आसानी से। ठीक है आगे बढ़े। विकसित विकासशील कितने लोगों को समझ में आ गया जनांकी की लाभांश क्या होता है? और एक और चीज आप लोगों से गुजारिश है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक मैंने आपको अपनी प्रार्थना बताई, मेरी प्रार्थना यह है कि भारत बूढ़ा होने से पहले विकसित हो जाए। ठीक है। दूसरा मेरी प्रार्थना यह है कि जो 2010 से 2050 तक जो आईएएस अफसर बनेंगे ये भ्रष्ट ना हो, क्योंकि यही बच्चे देश का जनांकीय लाभांश दिलाने में मददगार होंगे। अगर यही लोग भ्रष्ट हो गए, आप समझिए राष्ट्र निर्माण का अवसर है और आप लोग इसी में चयनित होंगे बच्चों। अगर आप अभी 25 में 26 में चयनित होते हैं तो आपका करियर यही जाएगा बच्चों। अगर आप चुनते हो भ्रष्ट होना और आप इन आबादी को अवसर नहीं देते हो, आप सिर्फ अपना सोचते हो, तो आपसे ज्यादा गलत काम नहीं कर सकता कोई। समझ रहे? तो भारत को विकसित होने के लिए सरकारों को लगना होगा, प्रशासन को भी लगना होगा और हमको भी लगना होगा, हम आबादी को भी लगना होगा। हमें सिर्फ डिग्रियां इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, हमें कुछ कार्यकुशलता भी। और शिक्षक से क्यों नहीं बात करेंगे? सवाल की बात करें यार, सवाल की बात करें, है कि नहीं सभी लोग? तो ये तो आपके लिए हुआ जनांकीय लाभांश। इस पर निश्चित रूप से प्रश्न आते हैं कि क्या भारत में जनांकीय लाभांश है या ये लाभांश कहीं पे मिस हो रहा है? सत्येंद्र कहने सर विकसित और विकासशील देश का पैमाना क्या? सत्येंद्र एक बात बताओ, तुम इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ चुके हो, इधर भी कर चुके हो, कब गूगल खोलोगे? कब गूगल खोलोगे? विकसित और विकासशील दिवाई कब खोलोगे? ये वो वाले हैं नहीं, हम तो पूरी तरह से विकसित हैं, विकसित और विकासशील, और सब पढ़ते हैं ये सब के सब, और ये सारे टीचर्स की क्लास कर चुके हैं हम। मैं तो आपको बता रहा हूं, हम शिक्षक बेचारे घबराए रहते हैं कि कब हमारी बेइज्जती करवा देंगे लाभांश वाले, ये कब हमारी बेइज्जती करवा देंगे सारे मिलकर। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक में एक व्यक्ति हुए श्रीमान ब्रेंट। तो ब्रेंट ने लोगों की आय देखी, देश की आय होती है, अब आपको इकोनॉमिक्स क्लास में बताया गया, जीडीपी जीएनपी ये सब बताया, पर कैपिटा इनकम, वो सारी चीजें बताई। तो इन्होंने देश की इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आंकड़े जुटाए और इन्होंने पाया कि ये मैक्सिको से लाइन खींची जाए, ऐसे लाइन लेकर आई जाए, ये यूरोप से ले जाई जाए, ऐसे आई जाए और यहां पर आएगा जापान और यहां पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। इसको इन्होंने कहा नॉर्थ, इसको इन्होंने कहा साउथ, और इस रेखा को कहते हैं ब्रेंट लाइन। एक तो ये परिभाषा हो सकती है कि आर्थिक रूप से विश्व बैंक में नॉर्थ और साउथ क्या होता है। नॉर्थ को विकसित विश्व कहा गया। सर रामेश्वर सर ने बोला है कक्षा में, बहुत अच्छी बात है शुभांकर जी, आप ध्यान दे रहे थे रामेश्वर सर की क्लास में, ये लोग तब भी जो है छाप रहे थे, ये लोग तब भी छाप रहे थे। सर ग्लोबल साउथ के समय में बताया गया था, बहुत अच्छी बात है, मदन कुमार एकदम बोले कि भारत जो है ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये आपको बताया जाएगा कि भारत जो है ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की बात करता है। ऐसी भी बात है कि नहीं? लेकिन हमारे युवा एकदम क्या कहेंगे, सर ये जरा विकसित और विकासशील का जरा पैमाने बताइए। देखो जो सुबह उठकर दूध पीता है वो विकसित है, ठीक है, इस बेचारे के पास दूध खरीदने का पैसा नहीं है, वो विकासशील है। बताया गया है सर, रामेश्वर सर ने बहुत अच्छे से बताया, सर आपने भी पहले बताया, बताइए यार, दो शिक्षक बता चुके, मैंने बोला हम दोनों शिक्षक बेचारे टेंशन में, कब हमारी बेइज्जती करवा देंगे, तो कब एकदम करेंगे, एकदम नाच जाएंगे हमारे साथ, कब पढ़ाया अल्लाह हम तो पैसा दिया था, हमारा एकदम से बेवकूफ बना दिया, तब बोला गया क्या बनेगा? छपरी बनेगा, एकदम छपरी। कर लो मास्टर बनना आसान होता है, क्या बात थी? गोलगप्पा, पानी, आलू, पृथ्वी, गोल, पांडे सर भी बताएं। और कितना लोग सारे मास्टर बेचारे सबकी नाक कटवाओगे तुम, ऐसा ना करो यार। ब्रूंटलैंड आयोग, वो देखो एक नशे में आ गया, ये बहुत बड़े नशे में। देखो चाचा सस्ता नशा नहीं करना चाहिए, ब्रेंट लाइन है, वो ब्रूंटलैंड दूसरे थे। ब्रूंटलैंड कहां पे आया? चाचा ये पीटी दे रहा है, चाचा पूछ रहा था टेस्ट कराओ। ब्रूंटलैंड और ब्रेंट अलग है भाई, ब्रूंटलैंड कहां पे आया जल्दी बताओ। लो सर खान सर ने फाउंडेशन में बताया, लो सबके सब एक नंबर से। सर ब्रूंटलैंड तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, लो जी सर ये तो पर्यावरण की क्लास में अभिषेक सर ने बताया था। लो तो ये कुछ भी मिक्स करे, तुम्हारी परीक्षा आ रही कि नहीं आ रही है? तुम लोग एकदम बुरा डालोगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई कह रहा है इंटरजेनरेशनल इक्विटी और ये वो, एक बात बताओ, ब्रूंटलैंड पुरुष थे या स्त्री? यही हो जाए सब पढ़ो। ब्रूंटलैंड आयोग, ब्रूंटलैंड पुरुष थे या स्त्री? सर ये तो समझ नहीं आया, पुरुष थे या स्त्री? एक अंतर ये भी है, ये मिस्टर थे, ये मिसिस थी, श्रीमती ब्रूंटलैंड, ठीक है। यही होता है, केवल छाप रहे हैं ना, छपरी नोट्स छाप रहे हैं, छापो कोई टेंशन नहीं। तो कोई मजे ले रहा है, कोई कह रहा है सर मणिकांत सर भी पढ़ाए थे, अब तो सारे टीचर पढ़ाए। वो देखो कोको बोला भूटान का राजा, अरे भैया ब्रूंटलैंड आयोग, श्रीमती ब्रूंटलैंड, ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो ठीक है। ये पुरुष वाले जितने भी हो ना, अभी तो यही नहीं पता कि ब्रूंटलैंड महिला थी। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी कंपटीशन बहुत कम है भाई, बिल्कुल कंपटीशन बहुत कम है। मैंने कहा आप ही लोग पास होने वाले, आप ही लोग पास होने वाले, कोई टेंशन मत लेना। आपको लगता है कि लोग क्लास करते आईएएस बन जाए, ना, सब हवा में, सब छाप रहे हैं, ऑल छपरी, ठीक है। और
अरे सर ने हमें चपड़ी कर दिया, हम सर को नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई मत छोड़ो, पीछे पढ़ो, काम करो, हम तो चाहते हैं रिजल्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये खत्म हो गया, दिस इज ओवर। तो जनसंख्या की बात हो गई। अब हमारे बच्चों जनसंख्या घनत्व पर, पॉपुलेशन साइज ग्रोथ रेट भी हमने देख लिया था, कहां पर किस राज्य में ज्यादा हो रही है ये भी हमने बात कर ली थी। हमने देखा था कि बिहार में ज्यादा है, तो ग्रोथ रेट की बात हो गई थी, ये हमने पिछली क्लास में कर ली थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में भले ही ज्यादा होगा, बिहार में ग्रोथ रेट नीचे आ रही है नीचे आ रही है। ठीक है, हाँ जी, बिहार में भी ग्रोथ रेट काफी तेजी से नीचे आ रही है। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या का एक मजेदार नियम देना चाहता हूं। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में नापा जाता है। तो देश की आबादी ले लो, उसे क्षेत्रफल से भाग कर दो, तो आपको मिल जाएगा देश की जनसंख्या का घनत्व। कहां ज्यादा कहां कम, कहां ज्यादा है कहां कम है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। जल्दी से बताएंगे देश की जनसंख्या का घनत्व कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री और मे भी अभी तक नहीं हुआ। अरे यार बताओ, चंदू की एंशिएंट हिस्ट्री नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली एक नंबर पे है, बहुत अच्छी बात है। कोको रेट हिस्ट्री वाला, चलिए ठीक है, सब बिहार में, मैक्सिमम बिहार में ज्यादा है। तो एक रूल लिखोगे बच्चों, रूल। आप सब आंकड़े वाले हो, आपको पता है कि आपको डेटा याद करना होता है, और मैंने कह दिया भाई डेटा तो जाने वाला है, ये डेटा तो वैसे भी बदल जाएगा, तो मैं डेटा की जगह मुझे लगता है कि अपने बच्चों को नियम दे दूं तो क्या कैसा लगेगा। तो विश्व की आबादी के बारे में बताता हूँ, विश्व के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। 20% लॉ क्या है, 20% लॉ लिखिएगा। 20% ऑफ वर्ल्ड इज टू माउंटेनियस और rugged to live. 20% of world is too cold to live. 20% of world is too hot and arid to live. 20% of world is too rainy and forested to live. सर हिंदी में बताइए तभी समझ आएगा, बता रहे हैं। 20% विश्व अत्यधिक पर्वतीय या ऊबड़ खाबड़ रहने के लिए, मतलब 20% भूभाग रहने योग्य नहीं है, 20% बहुत अत्यधिक ऊबड़ खाबड़ है। उसके बाद 20% क्या है, बहुत ज्यादा ठंडा है भाई, ठंडा बर्फीला, वहां नहीं रह सकते। और 20% क्या है, अत्यधिक गर्म या शुष्क है, इसलिए वहां नहीं रह सकते। और 20% क्या है, अत्यधिक वर्षीला और वनीय है, वहां भी नहीं रहा जा सकता। यानी 80% तो रहने योग्य नहीं है। बचा कितना, विश्व की अधिकांश आबादी बच्चों कहां रहती है, कहां पर रहती है, 20% में ही रहती है। बचा ये तो 80 खत्म हो गया। 20% इज टू पॉपुलेटेड टू लिव, यहां आबादी इतनी ज्यादा है कि भाई यहां रह नहीं सकते। 20% विश्व का अत्यधिक आबादी है। तो इस 20% नियम से क्या पता चला कि लोग पहाड़ों पर नहीं रह रहे हैं, लोग जंगलों में नहीं रह रहे हैं, गर्म और ठंडी जगह नहीं रह रहे, तो रह कहां पर रहे हैं, मैदानों में। ये क्या हो सकते हैं, नदी के मैदान हो सकते हैं या तटीय मैदान हो सकते हैं। ठीक है, कहां पर रह रहे हैं, नदी मैदान या तटीय मैदान, जल स्रोतों के पास, जल स्रोत के पास। और कहां पर, जहां पे तापमान सम हो, मॉडरेट हो, तापमान सम होना चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट हो। जनसंख्या घनत्व किस पे आधारित है, इसलिए आधारित है। तो सभी लोगों को बताना चाहता हूं क्यों ऐसा होता है कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां जनसंख्या घनत्व बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन हिमाचल में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, सभी लोग इसी 20% के नियम से काफी कुछ समझ में आया। अब इसके आगे कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मधु कह रही है जहां अनुकूलतम संसाधन प्राप्त हो, मधु जो लिखा वो ले लीजिए। अनुकूलतम संसाधन अगर पहाड़ों में है तो लोग वहां नहीं रह रहे हैं, अनुकूलतम संसाधन अगर मरुस्थल में है तो नहीं रह रहे हैं। ठीक है, वहां आबादी, मरुस्थल की आबादी जो है मैदानों की आबादी से मेल नहीं खाएगी। समझ में आया। जब आपको नियम बता रहे हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं आप, तो भारत पे आते हैं। तो भारत की आबादी कहां रह रही होगी भाई, जल्दी से बता दीजिए। भारत का क्षेत्रफल तो बड़ा है, भारत तो विश्व का 7वां बड़ा राज्य है, लेकिन कहां पर ज्यादा होगी भाई, तो कहां पर ज्यादा होने के तो क्षेत्र तो यही होने वाले हैं। यही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तटीय पट्टियां हो जाएंगी, होंगी या नहीं होंगी, ये तटीय क्षेत्र ही होने वाले ना पहली चीज। अगर यहाँ पे नदी गई तो नदी के मैदान हो जाएंगे, हो जाएंगे बिना पढ़े, नियम है। कहां पे नहीं होगा भाई, पर्वतों में नहीं होगा, मरुस्थल में नहीं होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे पठार हैं, यहाँ तो रेन शैडो है, यहाँ कम हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं। और अत्यधिक कहां होगा, ये हमारा डेल्टाइक रीजन है, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सारों में खूब सारी आबादी मिली। और बीच में क्या होंगे, बीच में मिडिल होंगे। वैसे भारत में आपको पता है बैटिंग सब जगह चल रही, होंगे कि नहीं होगा। सर शायद यही सोच के कोई मौसम बोला था, भाई मौसम के हिसाब से बता दो कौन सा मौसम चाहिए तुमको, कौन से मौसम के हिसाब से। अभी भी बेचारा मौसम पे अटका हुआ है, तू मौसम पे कर ले भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। मास्टर जी ने इतना बता दिया कि भाई बहुत ठंडा और बहुत गर्म, बहुत ठंडा बहुत गर्म जीने के लिए आसान नहीं है। सर मौसम के हिसाब से चल रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो अब सोचिएगा और हैरान मत होइएगा, अब सोचिएगा और हैरान मत होइएगा कि भारत की 48.6% आबादी, लगभग 50% हो गई, लगभग 50% 5 राज्यों में है बस। और ये कौन से राज्य हैं, सबसे बड़ी यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है और एमपी में है। ठीक है,
48.6% आबादी। और बता दो 73.9%। सोच के देखिएगा, देश की 3/4 आबादी केवल 10 राज्यों में। तो ये क्या दिखाता है आपको? आबादी वितरण में असमानता के कारक समझ में आए या नहीं आए? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कितने लोगों को समझ में आए यहाँ? ये भी तो हमारी आबादी बहुत ही यूनिफॉर्मली नहीं बटी, कहीं पर भी नहीं बटी, विश्व में भी नहीं बटी, विश्व में भी नहीं बटी है। ये हमें याद होने चाहिए, ये हमें क्लियर होने चाहिए। बदलेगा नहीं, ये स्थिति बदलेगी नहीं, ये स्थिति बदलेगी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 5 राज्यों के बारे में। ठीक है, तो पांडे सर बिहार को 2 नंबर पे बताए थे। बेटा सेंसस है 2011 का है, मैंने कहा डेटा देख लेना, आप डेटा देख लेना, है ना? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम घनत्व की बात करें। अगर हम आबादी के घनत्व की बात करें तो घनत्व में केवल आबादी नहीं आता, ये तो आबादी हुआ। यहाँ पे आबादी भी है और क्षेत्रफल भी है। आबादी भी है और क्या है? क्षेत्रफल भी है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो बिहार की। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106। बिहार के बाद जो पिछले सेंसस में टॉपर था वो था वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल की कितनी हो गई है? 1028। और केरल की है 860 और यूपी की है 829। 2011 का सेंसस। तो क्या डेटा याद करना, आपका मोरलेस सब बदल चुका है, आपका मोरलेस बदल चुका है। पांडे सर 2023 बोले थे, तो ठीक है, पांडे सर ने 2023 के आंकड़े जो हमने कहा इनडायरेक्ट आंकड़े, जैसे नेशनल यूएन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से आया होगा। ठीक है सभी लोग। तो पहली चीज तो ये होगी घनत्व। लेकिन देश का भी तो एक घनत्व है, देश का भी तो एक घनत्व है। तो कंट्री का कितना है? इंडिया, भारत का कितना है? भारत का देखते हैं। भारत का घनत्व बच्चों 325 हुआ करता था, 382 हो गया है। 325 से उठकर कितना हो गया है? 382। आज कितना होगा? 382 से ज्यादा होगा, कम होगा? क्या हम इसे कम कर सकते हैं? क्या हम इसे कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल तो सेम है, क्षेत्रफल तो भारत का सेम है, बढ़ता जाएगा कि नहीं? आज हम 400 प्लस हैं, आज हम 400 प्लस है भारत की। वो सबसे ज्यादा देखिएगा, और ये भी 2021 में था दिल्ली में। दिल्ली की 11,320 जनसंख्या घनत्व। आप समझ सकते हैं किस तरह से रोजगार के लिए दिल्ली कितने लोगों को अपनी तरफ खींचती है। तो दिल्ली का सबसे ज्यादा था, उसके बाद चंडीगढ़ का था। तो ये दिखाता है कि यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में घनत्व ज्यादा होता है। क्या कारण? क्या कारण? क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है, बहुत सारे अवसर ज्यादा मिलते हैं। राज्य सरकार का वो नहीं होता है, तो यहाँ पर ज्यादा होता है। अब मैं आपको बता दूं, दिल्ली की आबादी पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। समझ रहे? दिल्ली की आबादी पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, वहां का घनत्व होना स्वाभाविक। लेकिन बड़े राज्यों की जब हम बात करते हैं तो बड़े राज्यों में बिहार आएगा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आएगा। पश्चिम बंगाल 2001 में सबसे ज्यादा घनत्व वाला राज्य था, लेकिन 2011 में बिहार हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोग, फिर से क्या आपको नहीं दिखाता सेंसस होना चाहिए? तब न जाके थोड़ा सा बैलेंस होगा। अगर हमें क्षेत्रीय प्रबंधन करना है, इफ वी हैव टू डू रीजनल प्लानिंग, तो भाई रीजनल प्लानिंग के लिए डेटा तो होना चाहिए। आपने सुना होगा कि दिल्ली में लोग सड़क पे ट्रैफिक में गाड़ी आपस में लड़ जाने से एक दूसरे की जान ले लेते हैं। अरे दिमाग खराब हो जाता है इतनी भीड़ से, इसको क्राउडिंग कहा जाता है। साइकोलॉजिकली ये ठीक नहीं है। लोग बात पे जो है गुस्सा हो जाएंगे और जो है एक दूसरे की जान ले लेंगे बहस में। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली, एकदम सूना पड़ा हुआ है। चलिए, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम। अरुणाचल प्रदेश में 17। कौन बताएगा क्यों है इतना कम? अरुणाचल प्रदेश में इतना कम क्यों है? कौन बताएगा? अरुणाचल प्रदेश में सर पर्वतीय फॉरेस्टेड है, वो सारे नियम लग जाएंगे। 20% रूल में फेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप सब समझदार हैं, 20% रूल में फेल हो रहा है। ये हालत दिखाई दे रहा है। राजस्थान क्यों हालत दिखाई दे रहा है? सर यहाँ पे शुष्क है, गर्म है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्यों हालत दिखाई दे रहा है? क्योंकि सर यहाँ पठारी है और वनीय है। यहाँ पर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिर्फ नियम पता होना चाहिए, अपने आप चीजें आ जाएंगी। कोई मौसम की वजह से तो नहीं कहेगा इसके बाद। आप मौसम की वजह से कह सकते हो सर यहाँ मौसम बहुत सुहाना है सर, इसलिए नहीं हो रहा है। बताओ, सभी को इसलिए नियम दिया था कि आप लोग कल को हमारा भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाई किस मास्टर से पढ़े हो? तो इसलिए आपको लॉजिक दे रहा हूँ। जिसको लॉजिक समझ ना आता हो कोई बात नहीं, आप जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिंदाबाद करते रहिए। हाँ जी सर, राजस्थान में बहुत ज्यादा है भीड़। अच्छा, अरुण शर्मा जी ने बता दिया राजस्थान में भीड़ ज्यादा है। बेटा राजस्थान के किसी भी शहर में चले जाओ, उसके बाद दिल्ली आ जाना, भीड़ के दीदार हो जाएंगे। 17 पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। जी प्रधान जी, केवल 17 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। क्या बात कर दी सर, मैं तो अरुणाचल ही जा रहा हूँ। हाँ अच्छा है, जब आप पहुंचेंगे तो कहेंगे चलो यार एक और आ गया, वरना हम खाली महसूस कर रहे थे। तो अभी किसी ने लिखा सर तब तो ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया जाए। तो यार देखो, एक बात बताऊं बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा था, ये जो आप बात करते हैं ऐसी वाली कोई बात अगर कोई करता है छात्र कि ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया जाए, ये सब विकसित देश आपको बुला रहे हैं। विकसित देशों में बहुत सारे अवसर हैं, ये बुला रहे हैं। तो आप तो मजाक में सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया जाए, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? ऑस्ट्रेलिया ने लिस्ट बना रखी है कि हम आने देंगे अगर ये लोग ये चीजें हैं। पहला बताना चाहता हूँ, हॉस्पिटल इंडस्ट्री। अगर आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया हाथों हाथ ले लेगा, पूरा कब्जा कर लोगे। आप हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा, ठीक है। आप जो है शिक्षा या अनुसंधान से जुड़े हुए हैं तो हो जाएगा। आप यूट्यूबर हैं, आप ऑनलाइन क्लास लगाते हैं, कुछ नहीं होगा। आप जुबान केसरी है आपकी, आप अपने फॉर्म में फोटो में लगाते हैं अपनी जीभ निकाल के, मेरी जुबान केसरी है, मेरा रिकॉर्ड है, सुबह से शाम तक मैं जो है जुबान केसरी करता हूँ, कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। बोल रहा है सर ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा करना। ऑस्ट्रेलिया पूरा यूरोप आपको इंतजार कर रहा है, आप नहीं पहुंचोगे, कौन पहुंचेगा? वो श्रीलंका वाला पहुंचेगा, वो बांग्लादेश वाला पहुंचेगा, क्योंकि उसको पता है श्रीलंका और बांग्लादेश का कोई फ्यूचर ना है। तो अपना फ्यूचर सोचकर वो सोचता अच्छा यार यूरोप में ये नौकरी वो अपनी तैयारी कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़िया मजा आ रहा मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा मास्टर जी, तुम लगे रहो क्या ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा कर लिया जाए। फिर वहां जाके करेंगे इधर जुबान केसरी, उधर पूरा ऑस्ट्रेलिया में थूक रहा होगा। तुम बोला ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं देगा, अर्जी लगाओगे, अर्जी को वहीं पे तुम्हारी जीभ देख के खत्म कर देगा।
बोला ऑस्ट्रेलिया में कब्जा, ऑस्ट्रेलिया इंतजार करता भाई, भारतीयों का इंतजार करता है। तुम ना पहुंचे तो पाकिस्तानी पहुंच जाएगा, तो पाकिस्तानी को पता है कि पाकिस्तान में उसका भविष्य नहीं है। भारत में तो राजनीति रैली में कर लोगे भाई, तुमका शाम का खाने पीने का जुगाड़ तो नेता कर देगा तुम्हारा, बाकी अभिनेता कर देगा। अभिनेता भी तो ऐड दे रहा है जुआ केसरी, है कि नहीं? चलिए, तो ये भी हो गया आपका डेंसिटी हमने कर लिया। अच्छा बच्चों, एक और काम की चीज पर आते हैं। डेंसिटी क्लियर हो गया। भारत की डेंसिटी कितनी आ गई? 300, अब तो 400 लिख रहा हूँ, 400 प्लस चले गए। चलिए, उसके बाद हम किस पर आगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। और आप देख लीजिएगा, पहले कुछ हरियाली थी, अब ये लाल हो गए हैं, यूपी भी लाल हो जाएगा, दिल्ली तो सबसे लाल चल रहा है, ये सब चलते हैं। सेक्स रेशियो। अब हम किस पे बात करें बच्चों? लिंग अनुपात पर। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात, तो अब हम क्या बात करें बच्चों? अब हम बात करें लिंग अनुपात। सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, ये जो है आपके जेंडर का सूचक है, आपके जेंडर का सूचक है सभी लोग। लिंग अनुपात क्या है? जेंडर का सूचक है। तो विश्व में होता है प्रति पुरुष के लिए कितनी महिलाएं हैं, ठीक है? प्रति पुरुष के लिए कितनी महिलाएं हैं? तो विश्व का चल रहा है 101 पुरुष। और जो लोग इस सिंबल का मतलब नहीं जानते तो बेटा मेल लिख देता हूं, मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री। 101 पुरुष है 100 स्त्री के लिए। तो विश्व में कौन ज्यादा है? पुरुष ज्यादा है। विश्व में पुरुष ज्यादा है और महिलाएं कम, ठीक है? भारत ये वाला फॉर्मूला ना करके हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुष कितनी स्त्री, ठीक है? तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों के लिए कितनी महिलाएं हैं वो देखा जाता है। तो भारत का लिंग अनुपात यहां आता है। विश्व में क्या होता है? 100 महिलाओं के तुलना में कितने पुरुष हैं, इतनी सी बात। तो हरियाणा में तो बहुत बुरा हाल है रेशियो को लेकर, तो ये सारी हम बात करेंगे, इसी पर बात करने वाले हैं। तो लिंग अनुपात में मैं पहले आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं बच्चों। लिंग अनुपात की जब हम बात करते हैं तो लिंग अनुपात में, सेक्स रेशियो में जो है महिला जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुष से अधिक होती है। अगर सारी सुविधाएं पुरुष और स्त्री को बराबर मुहैया की जाएं तो पुरुष पहले मरेंगे, स्त्री लंबा जिएंगी। ये बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल महिलाएं ज्यादा लंबा जीती हैं। लेकिन विकासशील देशों में महिलाओं के साथ इतना सारा कुछ भेदभाव होता है, सो मच ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन, कि हम पाते हैं कि महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पुरुषों से कम होती है विकासशील देशों। आपको बताना चाहता हूं, भारत में भी 1970 तक आजादी के बाद भी महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर हुआ करती थी, लेकिन अब सामान्य हो गया, ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई। विश्व में महिलाएं कम है, भारत में भी लिंग अनुपात कम है। भारत में सेक्स रेशियो अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल मतलब महिलाओं के लिए कम है। तो अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास डेटा क्या है? अभी हमारे पास डेटा ये है कि भारत का जो लिंग अनुपात है वो 2001 में 933 महिलाएं थी और 2011 में 943 महिलाएं। तो कितनी? 943 फीमेल टू 1000 मेल, प्रति 1000 पुरुषों के लिए 943 महिलाएं, ठीक है? क्लियर हो गया? रूरल की हम बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है और अर्बन क्षेत्रों में सेक्स रेशियो पुअर होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्बन मतलब शहरी क्षेत्रों में लिंग अनुपात हमेशा कम होता है ग्रामीण के तुलना में। तो कई बार यूपीएससी में एक स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है? तो कौन है यार ये सर? बट गूगल में ज्यादा शो कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे। नम्रता जी गूगल से 2011 का सेंसस लीजिए ना, 2023 का क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है 2011, और ये बैठ के गूगल खोल के बैठी है। अच्छा, ये आंकड़े, जबकि शिक्षक ने पहले कह दिया कि आंकड़े अब काम के नहीं रह गए, वो बैठी हुई आंकड़े पर, ठीक है? अर्बन में कम इसलिए क्योंकि रोजगार के लिए पुरुष बाहर जाते हैं। अंशुमन प्रताप सिंह ने सही उत्तर दिया। अर्बन में ऐसा नहीं है कि अर्बन में लड़कियां पैदा नहीं हो रही हैं। अर्बन में बच्चों माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन प्रवसन की वजह से आप देखेंगे कि पुरुष प्रवसन ज्यादा होता है। शहरों में रोजगार के लिए पुरुष ज्यादा माइग्रेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने अगर राज्यों की बात की तो फिर से केरल आएगा बच्चों। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपने देखा दक्षिण के राज्यों में बच्चों हम देखेंगे हरियाली ज्यादा है। 2011 का सेंसस देखिए, हरा रंग कहां पे? दक्षिण के राज्यों में। यहां पर सेक्स रेशियो स्माइलिंग है, यहां पर पूर्वोत्तर में सेक्स रेशियो स्माइलिंग है, यहां बेचारी नारी खतरे में है, एकदम खतरे में। और आप देखिए ये सब कुछ नीले में। फिर से बताना चाहता हूं, जहां जहां नारी का स्तर अच्छा है वहां वहां आबादी की भी दर कम हो गई, वहां शिक्षा भी बेटर हो गई है। और जहां पर नहीं है, आप ये रंग देख लीजिए, पेटी देख लीजिएगा, ये पेटी देख लीजिएगा, ये पेटी रहेगी, समस्या की पेटी रहने वाली है। जहां नारी का स्तर नीचे होगा वहां पर और भी चीजें बिगड़ेंगी। तो सबसे लो जो आई वो आई थी हरियाणा में 879। सोचिए 879, 1000 पुरुषों के लिए 879 का मतलब आप समझ रहे हैं? 121 लड़कियां कम हैं। और भारत में तो यूनिवर्सल मैरिज है, सब शादी भी करेंगे। तो इन 121 के लिए लड़की कहां से आएगी? 121 के लिए लड़की कहां से आएगी? सोच के देखिएगा। और हरियाणा की लड़कियों ने तो कमाल कर रखा है। आप जानते हैं हरियाणा की लड़कियां जो है अपने खेलों के क्षेत्र में, बाकी भी किसी क्षेत्र में हरियाणा की लड़की के पीछे नहीं रहती भाई। वहां पर सेक्स रेशियो इतना कम चल रहा है या नहीं? यहां पर क्या हो जाएगा? कमी पड़ जाएगी तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर अन्य राज्यों से विवाह के लिए प्रस्ताव भेजने पड़ेंगे। इसी में बहुत सारा इलीगल ट्रेड होता है, बहुत सारा गलत कार्य हो जाते हैं, ठीक है? शिशुपाल कुमार कह रहा है रशिया में जाऊंगा। रशिया की सेक्स रेशियो बच्चों, रशिया की सेक्स रेशियो कुछ 1100 के करीब है, यानी उसमें 100 महिलाएं एक्स्ट्रा है, पुरुष कम है रशिया में। ऐसा क्यों? अरे युद्ध चलते रहते, सबका तो सफाया हो रहा है। पुतिन चाचा ने युद्ध चला रखे हैं, जो भी चल रहे हैं, पहले भी ये बेचारे वहां पर खत्म होते जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया? 100 एक्स्ट्रा है, तो एकदम हरियाणा वाले खुश हो गए, अरे सीधा रसिया जा रहे हैं। सुनो, उसमें लिखा हुआ है नो हरियाणा अलाउड, तुम जो ये सोच रहे हो। एक और जगह है जहां पर पॉजिटिव है, अफ्रीका।
2050 यहाँ संभव है। जो सोच रहे हो कि भाई मैं पंजाब का हूँ और मैं जा रहा हूँ रसिया, चाचा कोई नहीं ले रहा तुमको वहां पर। रशिया वाली भी जान रही है तुम चंपक अपने घर में तो महिलाओं को स्टेटस दे नहीं पाए, हमको दोगे? समझ में आया? तो कहाँ जाओगे? अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका। एकदम नो एंट्री लगी हुई है। सर पांडे सर बताए थे तो डाउरी उल्टा देते हैं। हाँ बिल्कुल, डाउरी भी उल्टा देंगे, सब कुछ देंगे। जब महिलाएं होंगी नहीं, महिलाएं होंगी नहीं तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो फिर से बताना चाहता हूँ कि इस चीज के लिए हरियाणा भी जागरूक है, पंजाब भी जागरूक है और उत्तर प्रदेश भी जागरूक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए, फिर वही वाली बात है, मेल चाइल्ड, और ये कृषि से जुड़े हुए राज्य हैं। कृषि में कृषि भूमि जो है बेटे को दी जाती है, पैतृक संपत्ति कहाँ जाती है? बेटे को दी जाती है। लड़की जब होती है तो एक सोच आती है कि लड़की होगी तो ये संपत्ति कहीं और जाएगी, अपने परिवार में रहे। इसलिए भी यहाँ पर हमेशा से ही जो बात होती है कि मेल की प्रेफरेंस जो है, लड़के की जो प्रेफरेंस है, वो सारी कोशिश रही है। लेकिन अब मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में हर जगह चेतना जाग रही है कि लड़की लड़का बराबर है और लड़की 2 कदम आगे ही निकल रही है। लेकिन जो अभी भी पुरानी सोच में फंसे हुए हैं, जाति पे फंसे हुए हैं, लिंग पे फंसे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलता ही रहेगा। तो शिशु भ्रूण हत्या होती है, सारी चीजें होती है। मैंने कहा ना, यहाँ सारी चीजें हुई, ऐसे तरीके हुए, शिशु भ्रूण हत्या हो रही है, इंस्टीट्यूशनल जो है डिलीवरी नहीं हो रही। बहुत समय तक चंडीगढ़ को अबॉर्शन कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। फिर हमने एक कानून पारित कर दिया पीएनडीटी की, जिसमें जो है प्रीनेटल आप जो है बच्चे का लिंग जो है पता नहीं कर सकते, वरना लिंग पता करके ही पहले गर्भपात हो जाता था, अबॉर्शन हो जाता था। अब चंडीगढ़ नहीं होता तो यहाँ के लोग कहाँ पहुंच गए? थाईलैंड बन गया है, थाईलैंड में बैंकॉक बन गया है अबॉर्शन की राजधानी। वहां जाके बच्चों को जो है अबॉर्शन करवाया जाता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, ध्यान दीजिएगा, बदल रही हैं। और उसको बदलने के लिए जिम्मेदार कौन है? लड़कियां खुद जिम्मेदार हैं, जो ऐसे मानक बना रही हैं, ऐसे आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जिनसे माँ बाप को भी विश्वास होता है। और लड़के जितना ज्यादा जुबा केसरी कर रहे हैं, माँ बाप को एकदम समझ में आ रहा है कि ये कहीं का नहीं है, इसको पालना बहुत भारी काम है कि नहीं? हाँ जी, लड़कियां बेरोजगार लड़कों से शादी करना शुरू कर दें, पुरानी सोच खत्म कर दें। सौरभ गिरी कह रहा है लड़की बेरोजगार लड़कों से शादी करना शुरू करे। क्यों सौरभ भाई? ऐसा तुम में क्या है कि तुम बेरोजगार हो, तुमसे शादी भी कर ले? लड़की है, तुम चंपक हो, माथे पे चंपक लिख के चल रहे हो और लड़की तुमसे शादी कर ले? चाचा तुम्हारी मम्मा ही तुम्हारी शादी करवाएंगी, मम्मा पापा ही करवाने वाले ऐसे सब चंपकों की। मम्मा पापा से बना के रखना तभी मिलेगी। बोला बेरोजगार लड़की लड़के से शादी करना शुरू कर दे। क्यों भाई? तुम जुबा केसरी करोगे, लड़की बेचारी काम करेगी। सोचो ये वाले चंपक चल रहे हैं, ये चंपक चल रहा है। मम्मा पापा को इकट्ठा करने को बोलो बेटा दहेज के लिए, तेरा दहेज से जाएगा सौरभ, और नहीं आने वाली। पैसा लगेगा बेटा, पैसा भी लगेगा, लड़की आएगी भी, पैसा भी लेके निकल जाएगी। तो मम्मी पापा को बोलना 2-4 बार के लिए तैयार रखे। चंपक मोहर वाले के साथ कौन कितना देर तक रुकेगी? इतना पढ़ाने के बाद बात कर रहा है कि सर बेरोजगार वाली को हम विवाह क्यों नहीं करती हैं, बेरोजगार लड़कों से विवाह कर ले। पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, जनानकी के लाभांश तो सौरभ जो है खा जाएगा, पी जाएगा। चले आगे बढ़े। ये मूर्खाधिपति जो है इस वजह से, और फिर सोचो यही सौरभ बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि बूढ़े तो सभी ने होना, हो रहा है कि नहीं? हर वर्ष मैं बूढ़ा हो रहा हूं तो सौरभ भी बूढ़ा होगा। फिर क्या बोलेगा? ये सब लड़की लोग हमको समझ नहीं पाया है, ये लोग अगर बेरोजगार से शादी कर लेंगे तो ये और मचाएगा। इसलिए बता रहा हूं, देश को छपरियों से बचाओ, ठीक है? और ये बात तो मोस्टली नॉर्थ बेल्ट से हो रही है ना, ये नॉर्थ की तो बेल्ट है जो लाले लाल चल रही है। इधर बहुत सारे माँ के लाल पैदा हो गए जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई शादी एक पार्टनरशिप है, लड़के और लड़की की, और दोनों का समान रिस्पेक्ट होना चाहिए। और लड़की अपना पूरा गर्व गुरूर रख सकती है, क्यों नहीं रखेगी? बट वो कब करेगी? जब लड़की के पास क्षमता होगी। सारा पैसा तो सौरभ पे लग जाएगा, वहाँ पैसा किस पे लगाएंगे? सौरभ पे लगाने वाले। ये लल्ला एक दिन बड़ा होगा, फिर हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, किसे पता ये जुमा केसरी पे चलाएगा, है कि नहीं? तो एक दिन बहुत ही घबराते हुए हमारी पत्नी ने हमसे पूछा, यार हमें एक बात पूछनी तुमसे। हमने बताओ। बोली यार अगर हम अपने माता पिता को कुछ पैसे दिया करें हर महीने तो तुम्हें कोई दिक्कत? तो हमने उनकी तरफ देखा, हमने तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? तो बोली बकवास नहीं करो। हमने कहा मतलब तुम पैसा कमा रही हो? हमने तो पूछा ही नहीं भाई। बोली हाँ, जो भी हम कमाते हैं, जैसे तुम अपने माँ बाप को देते हो, तो क्या हम अपने माँ बाप को दे दें? तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? अब सोचिएगा ये लड़की क्यों पूछेगी ऐसा? तो समाज में एक ऐसी सोच है कि माँ बाप को पालने के लिए लड़का है, लड़की नहीं होती। ऐसा नहीं कि उनके भाई नहीं, उनके भाई भी है, बट उनका मन था कि अपने माँ बाप की कुछ आर्थिक मदद करें। तो मैंने कहा मैं अपने माँ बाप की जो मदद करता हूँ क्या मैं तुम्हें बताता हूँ? बोली नहीं। तो मैंने कहा तुम करो, तुम्हारा धन है, बिल्कुल करो, तुम्हारा पूरा हक बनता है। अगर तुम्हारा मन करता है माँ बाप को किसी तरह सहायता करो तो बिल्कुल करो। बोली नहीं, मैंने तुमसे पूछ लिया कहीं तुमको बुरा ना लगे। अब ये जो ख्याल है ये क्यों आता है? ये ख्याल क्यों आता है? मैंने उनसे कहा नहीं भाई बुरा नहीं लगेगा, बट हाँ ये जरूर है कि तुम्हारे पास पैसा है तो कभी हमें भी पार्टी दे दिया करो, है नहीं? तो अगर हमारे पास ये सोच है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की लड़की न केवल अपने पैरों पर खड़ी है, बहुत ज्यादा स्वाभिमान भी रखती है और वो भी उतना ही हक रखती है। और ये जो सोच है ना बच्चों, ये जो बेटे के लिए जो लालसा है, अगर बेटी अपने पैरों पर खड़ी होकर ये सारी चीजें करती है तो कहेगा वो। तो सोच के देखिएगा ये जो कह रहा है लड़का, मूर्ख लड़का जो ये कह रहा है कि लड़कियां तब बेरोजगार लड़कों से शादी करने के लिए मान जाए तो सही रहेगा। यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि लड़की अपना स्वाभिमान रखती है। आप में से बहुत सी लड़कियां यहाँ पर बैठी हुई हैं जो या तो अभी विवाहित भी हो सकती है, कुछ अविवाहित भी हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। और ये जो नौकरी के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए आप तैयारी करें, अपने पैरों पर तैयार होंगे, क्या दिक्कत है? आपको किसी से क्या करना? तो ये बेरोजगार वाले लड़के डेमोग्राफिक डिविडेंड उड़ा देंगे। खैर अच्छी खबर ये देना चाहता हूँ कि सब लोग सौरभ जैसे नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो बदलाव आ रहा है। अभी हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में अभी हाल ही में पता चला है कि भारत में सेक्स रेशियो 1020 के लगभग आई है। अब ये सेंसस तो नहीं बने, लगभग है, आंकड़े हैं। तो यानी भारत में ये जरूर दिखाता है कि 23 राज्यों में 1000 से ज्यादा आ गई। तो सब लोग एकदम चक्कर खा गए, भारत में ऐसा कैसे हो रहा है कि सेक्स रेशियो पॉजिटिव हो रहा है? पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र को छोड़ दे तो बाकी सब जगह पर हो रहा है। तो मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूं दो चीजें। एक तो लड़की अपना स्थान बना रही है, दूसरी चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बायोलॉजी, लड़की पैदा हुई है तो लंबा जिएगी, लड़का या पुरुष पहले जान देगा और स्त्री बाद में। हाँ जी ठीक है, क्लियर? कोई लिख रहा है कि सर लड़का जो है बेरोजगार लड़की से शादी कर लेता है लेकिन लड़की कभी नहीं करती,
तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ बच्चों, सभी लोग दीजिएगा। बहुत ही शर्मनाक बात है अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं तो, ठीक है। लड़की बेरोजगार है तो सारा घर का काम वो करेगी कि नहीं करेगी? हाउस वाइफ, हाउस मेकर छोटा काम है। उस लड़की के किसी भी काम को कुछ भी इज्जत नहीं दी जाएगी। और लड़का जो आप रोजगार कर रहे हो, आप तो बेरोजगारी में कर रहे हो। कौन सी नौकरी? अपना तो शाम का गुटके का तुम्हारे पास पैसा नहीं होता है, पियोन की नौकरी कर रहे हो, अपना रोजगार गिना रहे हो। लड़की जो बेचारी को बांधी बना के रखोगे वो कुछ नहीं। और लड़का जो है महान होता है, वो बेरोजगार लड़की से शादी कर लेता है। सुनो, वो लड़की आएगी, अपना घर छोड़ के आएगी तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के लिए सारा काम करेगी, तुम्हारे बच्चे पालेगी, सब कुछ होगा। वो कुछ नहीं भाई, वो कुछ नहीं। तो बेरोजगार आई थी, तुम्हारा कौन रोजगार है? बैठे बैठे पेंसिल छील के खा रहे हो, मुंह में रोजगार बता रहे हो उनको। ये आए कितना सही, मतलब कितना, मतलब विचार ही बदल डाला कि लड़के जो है बेरोजगार लड़की से शादी करते हैं। भैया शादी करते हो तो जब शादी करते हो ये कहा जाता है कि देखिए आप घर में आएंगे, घर की रानी बनेंगी, हमारी माँ आपका पैर दबाएगी, हम जो आपके पैर दबाएंगे। ये कहा तो बताए तो फिर कोई मुझे दिक्कत समझ में आए। क्या लड़का बेरोजगार लड़की से शादी करता है, लेकिन लड़की जो है, बेटा सुनो, लड़के हो, घर का तुमको काम नहीं करना, ना चूल्हा करना, ना चौका करना, ना झाड़ू करना, ना पोछा करना, ना बच्चे पैदा करना, ना पालना, और नौकरी भी नहीं करना चाहते हो तो क्या करेगा भाई? सपरी लड़कों का देख लो भाई साहब, लड़कों का देख लो। और हम बात कर रहे हैं कि ये जो है ये देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेंगे, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बनेगा। इस निष्कर्ष पे निकल रहा है वाला, ये इस निष्कर्ष पे निकल रहा है कि ये देश को बदल देगा। क्लास के अंत में जय हिंद बोल दो या आईएएस बन चुका है, और ऐसी सोच वाला आईएएस बन जाए। आप सोचो, ऐसी सोच वाला आईएएस बन जाए तो कितने नुकसान करेगा। इसलिए इंटरव्यू रखा है कि चंपक का माथा एक बार देख लेना, अगर टिफिन पे चंपक लिखा हो रोक देना। ये समझ लो, ये तो चेक हो जाएगा वहीं पर। बताओ यार, बेरोजगार लड़की से। और अब मैं तो यार, मैं तो अब लड़का हूँ, लड़की तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जो लड़कियां यहाँ पर हैं, क्या लड़कियां केवल आर्थिक आधार पर विवाह करती हैं? लड़की को क्या आप इस तरह की सोच में रखते हो कि लड़की सिर्फ सैलरी देखेगी, नौकरी देखेगी, विवाह कर लेगी? शक्ल से आप खूंखार लगते हो, हाँ, और आपको लगता है ये हो जाएगा। तो कितनी सीमित सोच हो सकती है हमारी, आप सोच सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बता दिया कि जब मेरा विवाह हुआ था उन दिनों मैंने जॉब छोड़ दी थी। जब मेरा विवाह हुआ था तो मैंने जॉब छोड़ दी थी भाई, मैं जॉब छोड़ चुका था, मैं अपना जॉब चेंज करा। तो विवाह के लगभग 1 साल तक तो मैं तो जॉब में नहीं था। मेरा तो हुआ, बिल्कुल हुआ भाई। और पत्नी ने काम किया, बिल्कुल उन्होंने ही सैलरी कमाई उस पूरे साल, उन्होंने ही कमाई। बट मूर्ख जुबा केसरी को ना तो ऐसी लड़की मिलती है, वो भी मम्मी पापा ने करवानी है, ना ऐसी सोच है। तो जब मैंने अपनी जॉब की धार पकड़ ली तो उन्होंने कहा मैं अपनी जॉब छोड़ सकती हूँ क्या? मैंने कहा तुम्हारी मर्जी, ठीक नहीं? तो बाकी तो यार चलता रहेगा। मैंने कहा ना, मेरे कहने से कोई चीज़ बदल जाएगी क्या? क्या मेरे कहने से कोई चीज़ बदल जाएगी? ये सोच कोई एक दिन में तो आई नहीं ना कि सचिन अरोड़ा ने क्लास में बोला और जो क्रांति आ गई। ये सोच आपकी है, आपके आसपास की है, सबकी है, बहुत गहरी है। हाँ, पर इस सोच पे एक दिन तो चोट कर सकता हूँ, एक दिन तो चोट करनी चाहिए भाई। आप लोग तो अभी भी नोट से लिखना चाहते हो ना, आप लोग तो अभी भी नोट से लिखना चाहते हो, पीडीएफ छापना चाहते हो, सोचना तो है नहीं। सोच पे चोट तो कर ही सकता हूँ, चोट कर रहा हूँ बस, बाकी मुझे कोई टेंशन नहीं। तो बच्चों ये हमारी जो अभी जो आई है इसमें दिखाई देता है कि हमारा लिंग अनुपात बेहतर हो रहा है, और इसके लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही लगे हुए। हाँ, एक और चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, एक लिंग अनुपात ये भी आता है हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है 0 से 6 वर्ष में क्या सेक्स रेशियो था, ठीक है। एक होता है अडल्ट सेक्स रेशियो, वो ये था जो पहले था। चाइल्ड सेक्स रेशियो दिखाता है कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं। तो आप देखिएगा कि लड़कियां जो हैं ये कॉन्स्टेंटली गिर रही थी। 919 आजादी के बाद का सबसे कम था, 919 लड़कियां पैदा हो रही थी 1000 लड़कों के लिए। ये खास दिखाता है कि क्यों इन क्षेत्रों में अभी भी सोच ये है कि लड़की पराया धन है, लड़की बोझ है, और लड़की की जगह इन चंपकों पर ध्यान दिया जाए जो जाके तुम्हें भी बेच देंगे, घर के माँ बाप को भी बेच देंगे, आगे भी जुबा केसरी करेंगे, ठीक है। तो जितने भी लोग केवल इसी बात का घमंड करते हो कि हम लड़के हैं, भाई काहे का घमंड है यार? लड़के का भी घमंड कर लो, बताओ। जाति पाति का तो करते थे, अब ये भी घमंड है भाई तो लड़का हूं। उसके तुमने क्या किया भाई? तुमने क्या किया? ऊपर से जो है जेनेटिक्स में आ गया था, जो बटन दबा ना लड़का में निकल के आया, और शुक्र मानो भारत में आ गए। नाइजीरिया में वो होते ना, पता चल जाता। चलिए, तो जिन लोगों को ये घमंड है कि हम लड़के हैं, उन लोगों के लिए सभी जानकारी, लड़का और लड़की ये दोनों के दोनों हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लड़कियों का रोजगार में ना होना, इकोनॉमिक्स में ना होना, ये देश के लिए गंभीर विषय है। आप तो ये सोच रहे हैं कि भैया लड़की बेरोजगार मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था को लड़की भी आर्थिक रूप से कंट्रीब्यूशन करती हुई दिखनी चाहिए। और जरूरी नहीं है कि जो रोजगार लड़कों के लिए, रोजगार लड़कों के लिए उपयुक्त है वही लड़कियों के लिए भी हो। तो लड़कियां भी अपने क्षेत्रों में बढ़िया रोजगार करें, खूब बढ़िया से रोजगार करें। तो जब हम बात करते हैं कि भारत बुरा होने से पहले विकसित हो जाए, उसके लिए बताना चाहता हूं, जो भी लड़कियां भी मुझे सुन रही हैं, आप और आपके परिवार की अन्य लड़कियां, अन्य स्त्रियां और बच्चियां भी, आप सबका योगदान चाहिए। भारत विकसित तभी होगा, केवल पुरुष नहीं कर पाएंगे। ये हाथ में हाथ डालने वाली बात हो रही है कि इसके साथ जाकर ये होगा, वरना भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड अर्जित नहीं हो सकता। सारे विकसित देशों में वर्क फोर्स में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, शहरीकरण के चलते बहुत चीजें बदली हैं, बहुत सी रूढ़ियों को महिलाओं ने तोड़ा है। आप भी उन रूढ़ियों से खड़े होकर लड़िए, बिल्कुल मत घबराइए। लड़कों के लिए बैटिंग करना बंद कर दो, लड़कों को बहुत बैटिंग पिच मिल गई है, नहीं सर, लड़कियां हमको प्रताड़ित करते हैं। हैसियत में रहो, लड़की तुमसे बात नहीं करती, तुम जो है नाचना जाने आंगन टेढ़ा, हमको प्रताड़ित कर रही है, शक्ल देख के राजी नहीं तुम्हारी। अब बाजी, चलिए वापस आते हैं, ये सब अंगूर खट्टे वाले घूम रहे हैं, ठीक है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो, बट फिर से कहना चाहता हूं कि सरकार की परियोजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इन सब चीजों से, और खासकर मैंने कहा लड़कियों ने इस तरह से, अब आप स्कूलों के रिजल्ट आते हैं, 10वीं के रिजल्ट है, 12वीं के रिजल्ट है, हमेशा लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं, शिक्षा में पिछड़ रही हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रही हैं और कई चीजों के विरुद्ध बढ़ रही हैं। तो इसको देखते हुए मैं इसमें आश्वस्त हूं कि जो अगला डेटा आएगा 2024 का, ये इससे बेटर होगा। अभी याद करने की ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती। सेक्स रेशियो स्टेट्स रैंक, तो सबसे कम जो है बच्चों यहाँ पर जो है फिर हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर आ रहा है। ये फ्लैश पॉइंट है जहाँ पे लड़कियों की आबादी हमेशा कम रही है, बच्चियां भी कम पैदा हो रही हैं, तो ये कम है। इस फ्लैश पॉइंट को मुझे लगता है कि हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात को अपनी इस छवि से बाहर आना चाहिए, और आप देखेंगे कि महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, वहां ज्यादा होंगी। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे केरल में, असम में, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर महिलाओं का जो वो है बर्थ है, ये ज्यादा है।
इसमें मैं एक चीज में मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपको समाज शास्त्र की क्लास में सर ने बता दी होंगी कि ट्राइबल एरियाज में हमेशा ही लड़कियों को जो है उतनी तरजीह दी जाती है। तो लड़कियां ज्यादा होंगी, तो छत्तीसगढ़ में या पूर्वोत्तर के राज्यों में, झारखंड में जहां पे ट्राइबल होगा वहां भी है। ठीक है, नितिन कुमार दुखी हो रहा है सर आप भी लड़के हो ना? हाँ मैं बिल्कुल लड़का हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है इस पर। कहीं आपको डाउट हो तो चेक करवा लीजिए, मैं बिल्कुल लड़का हूं। बट मुझे इस बात का घमंड नहीं है कि मैं लड़का हूं। मुझे इसका कोई कारण नहीं दिखता कि लड़का होने की वजह से मैं कुछ खास हूं। लड़का हूं और ऐसी लड़की भी होती है, ठीक है, और डाउट भी नहीं है कि मैं लड़का हूं। सर आप भी तो लड़का है। कुछ लोग बेचारे उसी टेंशन में, मतलब ऐसे को तो लिखना चाहिए लाएगा पगले, हाँ मैं भी तो लड़का हूं, मैं तो अपने को ही बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटरेसी, आप सभी ने कहा कि सर भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या का एक कारण है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, तो यार लिटरेसी की परिभाषा आप जानते हैं? क्या आप लिटरेसी की परिभाषा जानते हैं? लिटरेसी की परिभाषा है एनी पर्सन मोर देन 7 years of age capable of reading with understanding a simple sentence। 7 वर्ष की आयु से अधिक कोई व्यक्ति जो एक सामान्य वाक्य पढ़ व समझ सके वो साक्षर कहलाएगा, ये लिटरेट कहलाएगा। मैं इस परिभाषा को बहुत ही सीमित परिभाषा मानता हूं। मुझे इस परिभाषा से कुछ खास लगाव नहीं है कि भाई एक वाक्य पढ़ डाला तो क्या ही पढ़ डाला। क्या शिक्षा सिर्फ एक वाक्य पढ़ने के लिए होती है? शिक्षा तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो लिटरेसी तो साक्षरता है, लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा ज्यादा बड़ी चीज है, एजुकेशनल अटेनमेंट ज्यादा बड़ी चीज है। और मुझे ये भी लगता है कि इसके बारे में आंकड़े, फिगर्स अबाउट दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशनल अटेनमेंट पे फिगर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है कि नहीं? है कि नहीं? एजुकेशनल अटेनमेंट, तो शिक्षा में क्या हो गया? एजुकेशनल अटेनमेंट की हम बात कर रहे हैं। और जितना ज्यादा शिक्षा आएगी उतना ज्यादा पारस और कौन है ये? नितिन सत्या सिंह जैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये लिटरेट है, पारस लिटरेट है, सत्या सिंह लिटरेट है। क्या बोला पारस कि सर कोई बात नहीं लड़कियों हंस लो, हमारे साथ तो खान सर है। आपको लगता है कि खान सर कहीं पर भी किसी भी लड़का लड़की में भेद कर रहे हैं? ये आपकी लिटरेसी है। कोई भी शिक्षक क्या भेद कर रहा होगा? वो बेचारे पारस पे लग रहा है, अरे कोई बात नहीं, इसको पता चल गया मेल है, वो जाता नहीं ना अंदर से, शिक्षा नहीं मिली, लिटरेसी मिल गई है, इसको डिग्री मिल गई है। पारस को नाम तुम्हारा पारस है, पारस पत्थर मतलब किसी को भी सोना कर देता है, क्या ही कर ले, है कि नहीं? है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपके शिक्षक इस बात में ना किसी धर्म ना जाति ना संप्रदाय, अगर हम ही लोग बैठ गए तो हम क्या ही शिक्षा देंगे बच्चों? हम क्या ही शिक्षा देंगे? बट हाँ, हमारे पास साक्षर मूर्ख भी तो आते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन क्या, मैं तो लड़का हूँ। उनसे क्वालिफिकेशन क्या, मैं तो लड़का हूँ और मैं तो बेरोजगार लड़की से भी शादी कर लूंगा। क्यों? उनको घर में देवी बना के रखोगे? तो चंपक लिटरेट है। मैं क्या कह रहा हूँ? शिक्षा, क्योंकि चंपक को लिटरेट गिना जाएगा, क्योंकि चंपक 7 वर्ष से ऊपर है और ये भी समझ सकता है, है कि नहीं? तो सभी लोग इसी वजह से चैट बंद कर, भाई चैट से तो पता चलता है आपको कि लिटरेसी और शिक्षा में अंतर क्या। सभी लोगों को समझ में आया? अगर ये चैट ना होती, नितिन और पारस की चैट ना होती, तो क्या आपको समझ में आता है कि नहीं? क्या आपको समझ में आता है कि नहीं आता कि भाई लिटरेसी और शिक्षा में अंतर क्या है? लिटरेसी वो है मैं लड़का हूँ, वो वाले सर मेरी साइड लेने वाले हैं। अरे पगले, सर लिटरेट ही नहीं है, सर के पास शिक्षा है, सर के पास ज्ञान है, सर के पास गहराई है, ठीक है? फिर भी शिक्षा पर भी हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं। तो आंकड़े क्या बताते हैं शिक्षा के बारे में? पहली बात तो एनी पर्सन जो 7 साल से ऊपर है और जो लिख सकता है एक वाक्य, जैसे पारस और नितिन, वो लिटरेट है। बच्चे साक्षर, ये बच्चे क्या है? एकदम साक्षर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साक्षरता से एक कदम आगे, तभी भारत का लाभांश मिलेगा। शिक्षा में आगे बढ़ना है, डिग्री में आगे नहीं बढ़ना है, सरकार की कोशिश है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों, हमारी जो लिटरेसी रेट थी, जो भारत की लिटरेसी रेट थी, उसमें हमारे पास क्या रहे, ये डेटा क्यों ऐसे आ रहा है? प्रतिशत में क्यों नहीं आ रहा है? प्रतिशत में शायद अगले पेज पर आएगा, ये तो नहीं आ रहा है। दादरा नगर हवेली प्रतिशत में क्यों नहीं दिखा रहा कि भारत में भाई 80% हम लिटरेट हो गए हैं? अब लिटरेसी क्यों नहीं दिखा रहा है? बताओ, लिटरेसी की जानकारी नहीं दे रहा है। तो सभी लोग लिटरेसी में लिख लीजिए 2011, यहाँ पर नहीं आ रहा है, मैं लिख देता हूँ साक्षरता की दर। भारत की साक्षरता दर तब की 2011 सेंसस के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 74%। यानी भारत के 3/4 लोग क्या है? साक्षर, 3/4 लोग साक्षर है। लेकिन फिर मैंने कहा ये टोटल है, इसमें स्त्री और पुरुष में अंतर है, महिलाओं और पुरुष में अंतर है। जब हम पुरुष की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं तो मेल कितने हैं? 82%। और फीमेल कितनी है? ये हमारी लगभग 65%। ये 2011 का डेटा है बच्चों, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 2023 में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, भारत लगभग 85% होगा ही होगा, ठीक है, होगा ही होगा। सभी लोग क्लियर? तो ये मेरे पास शायद आंकड़ा नहीं था इस स्लाइड में, मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए ठीक है। अरे था तो यहाँ पर, बताओ कितना हुआ? 73 और क्या हुआ? 80 मेल, कुछ अलग ही आंकड़ा दिखा रहा है मुझे, ये शायद चेंज है, हाँ तो ये वाला होगा भाई, ये वाला सही है। ये वाला आंकड़ा ले लीजिए स्लाइड में जो मैंने लिखा वाला, तो कहीं 73 दिया है बेटा, यही वाला ले लीजिए 73, ठीक है? ये हो सकता है प्रोविजनल डेटा लगभग ये। तो लड़के 80% है, लड़कियां भी 64% चल गई, ठीक है? ये वाला डेटा मेरे ख्याल से प्रोविजनल डेटा था शायद, और ये मैंने जो एनुअल जो मुझे याद था 74, 82, 65 ये मैंने लिख दिया, बट डेटा के हिसाब से डेटा वैसे भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, कि कुल भी बढ़ा है, पुरुषों में भी बढ़ा है, महिलाओं में भी बढ़ा है। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तेजी से कौन सा बढ़ा है, सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा बढ़ा है? ये दिखाता है महिलाएं बहुत जल्दी कैचअप कर रही हैं, कैचअप कर रही हैं। तो ये हमारी शिक्षा की बात हो रही है, तो शिक्षा में महिलाएं तेजी से कैचअप कर रही हैं। कौन से राज्य सबसे आगे? फिर से आप देखेंगे बार-बार केरल आएगा, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, तो पूर्वोत्तर, दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर,
दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर यहाँ पर साक्षरता ज्यादा है। और फिर देखिए पिछड़ा कौन, फिर बिहार पिछड़ गया, राजस्थान पिछड़ गया, झारखंड पिछड़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर कई चीजें आपको समझ में आएंगी और समाजशास्त्र में सर ने आपको बताया भी होगा। शिक्षा देख लीजिए, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, सोच देख लीजिए, पेट्रियार्किकल सोच है। ये पेट्रियार्किकल सोच ही तो है, पितृसत्तात्मक सोच की मैं लड़का हूँ इसी में। इन सब में जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा है वैसे वैसे शिक्षण में बदलाव। फिर मैं बताना चाहता हूँ बिहार को बार बिहार हर जगह नीचे आ रहा है, लेकिन ये खास ध्यान रखिएगा बिहार तेजी से इसे बदल भी रहा है। बिहार तेजी से बदल भी रहा है। मुझे नहीं लगता कि नेताओं ने बिहार को बदला है, बिहार के लोग बदल रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं कि बिहार को एक लंबी यात्रा तय करनी है। उस यात्रा में आप आएंगे, मेल भी आएंगे, फीमेल भी आएंगे, तो उसके आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिटरेसी को लेकर। ये हमारा जेंडर गैप है। जेंडर गैप मतलब स्त्री और पुरुष में जो गैप है, आप देखेंगे धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि लड़कियां कैचअप कर रही हैं, लड़कियां कैचअप कर रही हैं। वेदा कह रही है जब सेंसस आएगा तब ज्यादा अच्छा समझ आएगा। बेटा सेंसस आएगा तो जानकारी आएगी, समझ क्या आएगा? समझ तो अभी भी आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछे तो ये और ज्यादा कम हो जाएगी दूरी। पहले पूरा देश साक्षर नहीं था, धीरे धीरे साक्षरता आ रही कि नहीं आ रही है। मैं तो आपके सामने लेकर आता हूँ चीजें कि आपको यहीं से दिख लाल रंग से। ये लाल रंग कम होता जा रहा है। लाल रंग कम हो जाने का मतलब क्या है? लाल रंग कम हो जाने का मतलब क्या है? धीरे धीरे साक्षरता फैल रही। कहाँ पे ज्यादा फैली? जो समृद्ध राज्य है वहां पर ज्यादा, और पूर्वोत्तर में फैल रही है, और यहाँ भी अच्छी फैल रही है। समझ में? तो खैर क्लास तो यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ये आपके मुख्य भारत की जनसंख्या से जुड़ी हुई जो चीजें थी वो हमने कर दी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ये जो है बुकलेट में नहीं है ये जानकारी। ऐसा है क्या? जल्दी बताइए, क्या ऐसा है क्या कि बुकलेट में नहीं? अगर बुकलेट में नहीं है तो मैं इसका पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बट जैसे कि मैंने कहा कि आंकड़े जो है बदल गए हैं और नए आंकड़े आएंगे, बट शायद इसीलिए बुकलेट में नहीं डाला गया होगा कि आंकड़े नए आने। ठीक है, चलिए आज समय थोड़ा ज्यादा लग गया क्योंकि यहाँ बहुत सारे लड़के आगे थे। लड़के तो लड़के हो जाता है, ऐसा सुना आपने? किसी नेता ने ये भी किया था किसी बहुत गलत काम के बाद। तो ये जो सोच है हमें इस सोच से थोड़ा सा आगे निकलना है। एंड फिर मिलूंगा आपके साथ। अब मिलूंगा मंडे को। और ऊर्जा के स्रोत में करा चुका हूँ, कोल, पेट्रोल और गैस करा चुका हूँ, लेकिन ऊर्जा क्षेत्र जो है पावर सेक्टर वो मैं करा दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं बुकलेट में नहीं है जनसंख्या वाला, वो मैं